वर्चुअल आई बंद होने के बाद दक्षी शहर के नागरिकों का जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया। पिछले कुछ दिनों में अधिकांश राक्षस झूनियान द्वारा मारे जा चुके थे। यहां तक कि लोहे के स्तर के राक्षस भी जीवित नहीं बच पाए थे। लिन हुआंग को बाहर जाने में आलस आता था, इसलिए वह हर दिन होटल के कमरे में अपनी तलवारबाजी की कला का अभ्यास कर रहा था। हॉट नेटवर्क पर इस घटना के बारे में कुछ चर्चा हुई है और इस घटना के कारण अब लोग झूनियान के बारे में जानते हैं। इसके अलावा उनमें से कई ने पवित्र अग्नि स्तर, अमर स्तर और कमांडर स्तर और प्रमुख स्तर के राक्षसों के अर्थ के बारे में पूछा था। एक अनाम उपयोगकर्ता ने नेटवर्क पर इन युद्ध क्षमताओं के बारे में विस्तृत विवरण दिया। लिन हुआंग को तब भयानक जोकर की युद्ध क्षमता की वास्तविक सीमा का एहसास हुआ, जिसे उसने पोस्ट पढ़ने के बाद पहले ही सील कर दिया था। पारलौकिक वास्तव में एक सामान्य शब्द था जिसका प्रयोग देवता स्तर से नीचे के 3 स्तरों के लिए किया जाता था, जिससे ये संकेत मिलता था कि व्यक्ति साधारण मानव के स्तर से परे है। ये 3 स्तर क्रमशः पवित्र अग्नि स्तर, अमर स्तर और साम्राज्य स्तर थे। इनके अनुरूप पारलौकिक राक्षस के स्तर कमांडर स्तर, प्रमुख स्तर और राजा स्तर थे। पवित्र अग्नि स्तर तब प्राप्त किया जा सकता है जब किसी की जीवन शक्ति एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है। फिर कोई व्यक्ति कमांडर स्तर के राक्षसों को मारकर टिंडर प्राप्त कर सकता है। फिर अपनी जीवन शक्ति को प्रज्वलित करके कोई इसे जीवन अग्नि में संघनित कर सकता है। जब ऐसा होता है तो जब तक उनकी जीवन अग्नि बुझती नहीं है, तब तक उनके शरीर में जीवन शक्ति की निरंतर आपूर्ति होती रहेगी। उनकी जीवन शक्ति में परिवर्तन के कारण उनका जीवन काल एक सामान्य व्यक्ति के जीवन काल की सीमा से 5 गुना बढ़कर 1800 वर्ष तक हो जाएगा। जीवन अग्नि का संघनन वास्तव में एक खतरनाक प्रक्रिया थी। यदि रूपांतरण के दौरान शरीर जीवन अग्नि का सामना करने में असमर्थ था, तो उनकी जीवन शक्ति जीवन अग्नि द्वारा जला दी जाएगी और वे या तो अपनी सभी लड़ाकू क्षमताओं को खो देंगे या जलकर मर जाएंगे। उन्नति की प्रक्रिया में मृत्यु दर बहुत अधिक थी। आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले 80% लोग इस प्रक्रिया के दौरान मर जाते थे और शेष 20% में से आधे अपनी युद्ध क्षमता खो देते थे और एक साधारण व्यक्ति में बदल जाते थे। 10% से भी कम लोग अपनी उन्नति में सफल हो पाते थे। पवित्र अग्नि स्तर पर उन्नयन करने पर जीवन अग्नि के 5 रंग थे, जो सफेद, लाल, नीले, बैंगनी और सुनहरे थे। उनकी जीवन अग्नि के रंगों के आधार पर पवित्र अग्नि स्तर को 5 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। झूनियान रैंक 5 के पारलौकिक थे। यही कारण था कि लिन हुआंग को लगा कि उनकी आभा उन सभी पारलौकिक लोगों से ज्यादा मजबूत थी जिनसे वह मिले थे। पवित्र अग्नि स्तर के ऊपर अमर स्तर था। इस स्तर पर किसी को एक मुख्य स्तर के राक्षस को मारना होगा और राक्षस की आत्मा को निकालना होगा। फिर उसकी आत्मा को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जो संघनित होने पर एक जीवन दीपक बनाएगा। अधिकतम 9 दीपक ही बनाए जा सकते थे। प्रत्येक जीवन दीपक 360 वर्षों के जीवन का प्रतिनिधित्व करता था। 9 जीवन दीपक जोड़ने से व्यक्ति का जीवन काल अधिकतम 3000 वर्षों तक बढ़ सकता था। इसीलिए इसे अमर स्तर के रूप में जाना जाता था। उससे आगे शाही स्तर होगा। इसे प्राप्त करने के लिए किसी को राजा स्तर के राक्षसों को मारना होगा और जीवन महल बनाने के लिए उनके जीवन आधार पर कब्जा करना होगा। इन पारलौकिक स्तरों को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति एक स्तर आगे जा सकता है और स्वयं को उन्नत करके देवता बन सकता है। लिन हुआंग अमर स्तर और शाही स्तर के पारलौकिक शक्तियों की कल्पना भी नहीं कर सकता था। झूनियान, जो केवल पवित्र अग्नि स्तर पर था, आसानी से लाखों राक्षसों को मार सकता था। पवित्र अग्नि, अमर, शाही, मैं इन सभी को एक एक करके प्राप्त करूंगा और अंततः एक यक्ष बन जाऊंगा। लिन हुआंग अभी भी अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। 4 दिन बीत चुके थे। लिन हुआंग के लिए उस आयामी पोर्टल से निकलने का समय आ गया था जिसे उसने पहले से बुक कर रखा था। सुबह सुबह लिन हुआंग जल्दी से पोर्टल पर पहुंचा और कतार में शामिल हो गया। वहां पहले से ही 3 लोग लाइन में इंतजार कर रहे थे। डायमेंशनल पोर्टल का इस्तेमाल सीमित संख्या में किया जा सकता था, खास तौर पर लंबी दूरी की यात्राओं के लिए। हर बार इस्तेमाल के समय गंतव्य को फिर से समायोजित करना पड़ता था। लिन हुआंग को इसे 12 दिन पहले बुक करना पड़ता था। यदि कोई समय पर नहीं पहुंचा तो उसका टिकट रद्द कर दिया जाएगा। जैसे ही लिन हुआंग वहां पहुंचा, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो थोड़ा गंजा था, ने उसका स्वागत किया। नमस्ते, क्या आपने आज के लिए अपनी टिकट बुक कर ली है? लिन हुआंग ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह आदमी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह यहाँ कोई कर्मचारी था। क्या आप मुझे टिकट बेचना चाहेंगे? मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है और मैं 5 गुना कीमत चुकाने को तैयार हूँ। अधेड़ उम्र का आदमी इस तरह से चिंतित दिख रहा था मानो उसे वाकई कुछ जरूरी काम करना हो। माफ करें, मुझे भी जल्दी है।
लिन हुआंग ने अपना सिर हिलाया। वह मदद नहीं कर सकता था क्योंकि वह अपनी योजनाओं में किसी भी और देरी से बचने के लिए जल्द से जल्द फुटहोल्ड नंबर 728 पर वापस लौटना चाहता था। मुझे परेशानी के लिए खेद है। फिर वह अधेड़ व्यक्ति पीछे मुड़ा और उसी कुर्सी पर बैठ गया जिस पर वह पहले बैठा था। थोड़ी ही देर में एक और व्यक्ति वहां आया और अधेड़ उम्र का व्यक्ति तुरंत उसके पास गया, लेकिन निराश होकर वापस लौट आया। लिन हुआंग ने जो कुछ हुआ उसे देखा और उसे पता था कि उस आदमी को कुछ जरूरी काम निपटाना है। हालांकि वह उस आदमी की कोई मदद नहीं कर सकता था। फिर उसने बैठने की जगह ढूंढी और धैर्यपूर्वक इंतजार किया क्योंकि कर्मचारी सुबह 9 बजे काम शुरू करने वाले थे। उनमें से 9 लोग, जिन्होंने आयामी पोर्टल के लिए पहले से टिकट बुक करा रखा था, पहुंच चुके थे। जब 10वां व्यक्ति आया तो टिकट खरीदने वाले कुछ लोग उसके पास गए। डायमेंशनल पोर्टल खुलने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। जो लोग टिकट की तलाश में हैं, वे मुझे ढूंढ सकते हैं। हालांकि कीमत के बारे में, एक छोटे और दुबले पतले आदमी ने अपने सामने खड़े कुछ लोगों को घूरते हुए कहा। मेरे टिकट का बेस प्राइस 530,000 क्रेडिट पॉइंट है। कीमत मूल कीमत से 10 गुना ज्यादा है और प्रत्येक मार्कअप कम से कम 5 गुना ज्यादा होना चाहिए। मैं टिकट उसी को बेचूंगा जो सबसे ज्यादा कीमत दे सके। उसके जैसे मैला ढोने वाले लोग वास्तव में इस दुनिया में मौजूद थे। लिन हुआंग अवाक रह गया। इसकी मूल कीमत 530,000 क्रेडिट पॉइंट थी, लेकिन वह व्यक्ति इसे लगभग 16,000 क्रेडिट पॉइंट में बेचने में सफल हो गया। वास्तव में पोर्टल पर इसकी अनुमति नहीं थी। पोर्टल ने इस पर रोक लगाने के लिए नियम बनाए थे। कोई भी व्यक्ति साल में अधिकतम 3 बार ही अपना टिकट बेच सकता था। एक बार जब वे सीमा पार कर लेते थे तो उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता था और 3 साल तक उन्हें पोर्टल टिकट खरीदने की अनुमति नहीं दी जाती थी। टिकट बिक जाने के बाद टिकट बेचने वाला तुरंत चला गया। जल्द ही कर्मचारी आ गए और जिस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने टिकट खरीदा था, उसने तुरंत अपना गंतव्य बदल दिया। उसे बदले में 100,000 क्रेडिट पॉइंट अतिरिक्त खर्च करने पड़े। सुबह 9 बजे आयामी पोर्टल आखिरकार खुल गया। कर्मचारियों ने पोर्टल पर रोल कॉल किया और हर बार जब गंतव्य बदल जाता तो आयामी पोर्टल अस्थायी रूप से बंद हो जाता। लिन हुआंग छठे व्यक्ति थे जिन्हें बुलाया गया, पुनर्विक्रय टिकट पकड़े हुए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के जाने के ठीक बाद। ये शिव। लिन हुआंग ने कोई जवाब नहीं दिया। जब स्टाफ ने दूसरी बार उसका फर्जी नाम पुकारा तभी उसे याद आया कि उसने फर्जी नाम से टिकट बुक किया था। फिर वह खड़ा हो गया। टिकट और उसकी पहचान की पुष्टि करने के बाद स्टाफ ने गंतव्य स्थान को फिर से सेट किया और दरवाजा खोला। फिर लिन हुआंग आगे बढ़ा और तलहटी संख्या 728 पर, जिसे शांतिपूर्ण शहर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेड ए सुपर आकार वाले तलहटी क्षेत्रों की जनसंख्या आमतौर पर करोड़ों में होती थी। इसी प्रकार पीसफुल सिटी की जनसंख्या 280 मिलियन थी और यदि इस क्षेत्र से गुजरने वाले लोगों को भी शामिल कर लिया जाए तो इसकी जनसंख्या लगभग 400 मिलियन थी। जाहिर है, पीसफुल सिटी बड़ी संख्या में लोगों को समायोजित करने में सक्षम थी। ए ग्रेड तलहटी पर पहुंचने से पहले लिन हुआंग ने कल्पना की थी कि यह कैसा दिखेगा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यह उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। उन्होंने सोचा था कि वहां कई गगनचुंबी इमारतें और आधुनिक इमारतें होंगी, लेकिन उनमें से ज्यादातर प्राचीन इमारतें थीं। इसके विपरीत वहां बहुत कम आधुनिक इमारतें थीं। वहां एक प्राचीन मीनार, एक प्राचीन शिवालय और एक प्राचीन प्राचीर थी। ज्यादातर इमारतों ने अपना ऐतिहासिक आकर्षण बरकरार रखा। यहां तक कि यहां के ज्यादातर आम निवासियों के घरों में भी ऐतिहासिकता का एहसास होता था। घरों में लाल ईंटें और हरी टाइलें लगी हुई थीं। यह एक समृद्ध ऐतिहासिक शहर था। लिन हुआंग ने एक होटल बुक किया था जो कि तलहटी के बीचों बीच एक ऊंची इमारत में स्थित था। फिर उसने होटल में चेक इन किया और 81वीं मंजिल पर अपने कमरे में चला गया। वह सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में गया जिसका नंबर 081029 था। कमरा बहुत बड़ा था। दीवारें पूरी तरह पारदर्शी टाइलों से बनी थी। यह एक खास तरह की कृत्रिम टाइलिंग थी जिसमें क्रिस्टल जैसी पारदर्शिता थी जो मजबूत और लचीली दोनों थी। लिन हुआंग उन शहरों को साफ साफ देख सकता था जो उससे 10 किलोमीटर दूर थे। हालांकि ऐसा लगता है कि ऊपरी मंजिलों पर रहना अच्छा है। नीचे के दृश्य को देखते हुए लिन हुआंग ने अब किसी अन्य होटल में जाने के बारे में नहीं सोचा। वहां दक्षिण की ओर एक बड़ी बालकनी भी थी जिसमें बालकनी कुर्सियां और एक मेज लगी हुई थी। वह कुछ देर तक बालकनी में बैठा रहा और अपने ऊपर चल रही हवा को महसूस करता रहा। होटल की समग्र छाप अच्छी है। लिन हुआंग होटल से संतुष्ट था।
फिर वह लिविंग रूम में गया और अगले कुछ दिनों के लिए अपने कार्यक्रम की योजना बनाने लगा। उन्होंने पहले जो पोर्टल टिकट बुक किया था, उसका उपयोग 33 दिनों के बाद किया जा सकता था। 12 दिन बीत चुके थे और उन्होंने पीसफुल सिटी में 21 दिन और रुकने की योजना बनाई थी। लिन हुआंग 21 दिनों तक निष्क्रिय नहीं रहने वाला था। जब से उसे पता चला कि सोने के स्तर से ऊपर 3 पारलौकिक स्तर हैं, उसका संकल्प पहले से कहीं ज्यादा केंद्रित हो गया था। लिविंग रूम की सफाई करने के बाद उन्होंने कई दिनों तक सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक वाइल्डफायर स्वॉर्ड स्किल का अभ्यास करना शुरू किया। अपने खाने के लिए समय निकालकर उन्होंने हर दिन लगभग 14.5 घंटे अभ्यास किया। एकत्रित तलवार कौशल टुकड़ों की संख्या में वृद्धि हुई। छठे दिन उसने 1000 वाइल्डफायर तलवार के टुकड़े जमा कर लिए थे। अंततः जियो हेई की ओर से एक अधिसूचना आई, आपने वाइल्डफायर स्वॉर्ड तलवार कौशल टुकड़े x 1000 जमा किए हैं। इसे एक दुर्लभ तलवार कौशल कार्ड में एकीकृत किया जा सकता है। क्या आप इस कार्ड को एकीकृत करना चाहेंगे? एकीकृत करें। लिन हुआंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया। सामान्य परिस्थितियों में दुर्लभ स्तर के तलवार कौशल कार्ड के एकीकरण को पूरा करने के लिए केवल 300 टुकड़ों की आवश्यकता होती थी। हालांकि वाइल्डफायर तलवार कौशल के लिए एकीकरण की सूचना केवल तभी प्राप्त हुई जब 1000 तलवार कौशल टुकड़े जमा हो गए। वाइल्डफायर स्वॉर्ड कौशल टुकड़ों को एकीकृत करना x 1000। बधाई हो, आपने एक दुर्लभ कौशल वाइल्डफायर तलवार प्राप्त कर ली है। लिन हुआंग ने तुरंत कौशल कार्ड खोला। कौशल कार्ड। कौशल कार्ड का नाम जंगली आग तलवार। दुर्लभता दुर्लभ। कौशल प्रकार तलवार। कौशल स्तर अनुपलब्ध। स्थिति उपलब्ध। कार्ड टिप्पणी पासेबल। जियो हेई का कौशल स्तर अनुपलब्ध है से तात्पर्य ये था कि यह कौशल स्वर्ण श्रेणी की तलवार कौशल से परे है और तब भी प्रयोग करने योग्य है जब कोई व्यक्ति पारलौकिक स्तर पर हो। लिन हुआंग ने कुछ समय के बाद जियो हेई के अस्पष्ट विवरणों से खुद को परिचित कर लिया था। जियो हेई, मुझे याद है कि तुमने मुझसे कहा था कि जब तक पर्याप्त कौशल टुकड़े एकत्र किए जाते हैं, वाइल्डफायर स्वॉर्ड को एडवांसमेंट कार्ड की आवश्यकता के बिना महाकाव्य स्तर तक अपग्रेड किया जा सकता है। अब जब मेरे पास कौशल कार्ड का पूरा सेट है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं हर बार इस कौशल का अभ्यास करने पर एक कौशल टुकड़ा प्राप्त करूंगा? लिन हुआंग को यकीन नहीं था कि यह कैसे काम करता है। आप वाइल्डफायर स्वॉर्ड कौशल का सीधे उपयोग करके एक नया कौशल टुकड़ा प्राप्त नहीं करेंगे। आपको वाइल्डफायर स्वॉर्ड की चालों के आधार पर अपनी खुद की चालें बनानी होंगी। यदि नई बनाई गई चालें मूल्यांकन में पास हो जाती हैं, तो आपको एक नया कौशल टुकड़ा दिया जाएगा। मूल्यांकन मानदंड क्या है? लिन हुआंग ने तुरंत पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह तलवार के दाव को पूरा करता है या नहीं। यदि ऐसा होता है, तो यह मूल्यांकन में पास हो जाएगा। अन्यथा यह मूल्यांकन में विफल हो जाएगा। तलवार का दाव। ये शब्द रहस्यमय लग रहा था। उन्होंने हॉट नेटवर्क खोला और इस शब्द के बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू की। नेटवर्क पर इस शब्द का कोई सटीक विवरण नहीं मिला। वह यी झेंग को बुलाने से ठीक पहले रुक गया क्योंकि उसकी दूसरी पहचान उजागर हो जाती। उसने अपना मन बदल लिया और फिर से अपनी तलवार से अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने पूरी दोपहर तलवार चलाने का अभ्यास किया था। वह हैरान था कि उसे अभी तक एक भी कौशल अंक नहीं मिला था। तलवार का दाव क्या है? लिन हुआंग गहरी सोच में डूबा हुआ था, अपनी ठुड्डी को सहला रहा था। लिन हुआंग के दिमाग में अचानक एक विचार कौन था। तलवार के कौशल को दुर्लभ स्तर से महाकाव्य स्तर तक अपग्रेड करने के लिए तलवार का दाव आवश्यक है। मेरे पास जो महाकाव्य स्तर का महान तलवार शास्त्र है, उसमें तलवार का दाव होना चाहिए। लिन हुआंग ने जंगली आग तलवार के बजाय महान तलवार शास्त्र का अभ्यास जारी रखा। जब वह महान तलवार शास्त्र का अभ्यास कर रहा था, तो उसे अपने चारों ओर एक रहस्यमय आभा महसूस हुई। यह एहसास अनोखा था, जिससे उसे इस कौशल का अभ्यास करते समय हर एक विवरण को महसूस करने की अनुमति मिली। जब वह इस कौशल के साथ अभ्यास कर रहा था, तो हवा में मौजूद धूल को भी अगर वह चाहे तो आधा काट सकता था। 3 बार महान तलवार शास्त्र का अभ्यास करने के बाद लिन हुआंग को मोटे तौर पर पता था कि क्या करना है। इसके बाद उन्होंने वाइल्डफायर स्वॉर्ड का बार बार अभ्यास किया और कौशल के हर विवरण को ध्यानपूर्वक समझा। कुछ घंटों तक अभ्यास करने के बाद रात के 12 बजे लिन हुआंग को होश आया। अप्रत्याशित रूप से उसने लगभग 10 वाइल्डफायर स्वॉर्ड कौशल टुकड़े जमा कर लिए थे। वह जानता था कि वह सही रास्ते पर था। उसे एहसास हुआ कि रात बहुत हो चुकी थी और उसका पेट गुर्रा रहा था। उसने पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना खाया था, जो सुबह 7 बजे का नाश्ता था। उसे आखिरी बार खाना खाए हुए 17 घंटे हो चुके थे। अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे बहुत भूख लगी है।
मुझे आश्चर्य है कि वहां खाने के लिए कुछ है भी या नहीं। लिन हुआंग ने अपना सिर नीचे किया और पारदर्शी टाइलों के बीच से नीचे देखा। उसने देखा कि स्ट्रीट लाइटें बंद थी, लेकिन उसने अपने से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा क्षेत्र देखा जहां लाइटें अभी भी जल रही थी। वह जगह भीड़भाड़ वाली थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई रात का बाजार हो। उसने स्नान किया, कपड़े बदले और नीचे चला गया। होटल से निकलकर वह जल्दी से रात्रि बाजार की ओर चला गया। ऐसा लगता है कि यहाँ ज्यादातर लोग आधी रात को भोजन की तलाश में निकलते हैं। लिन हुआंग ने भोजन की गंध का पीछा किया और खुद को एक बारबेक्यू स्टॉल पर पाया। स्टॉल का मालिक एक छोटा और मोटा 60 वर्षीय व्यक्ति था। उसका चेहरा धुएं के रंग का काला था और कोई नहीं बता सकता था कि वह ऐसे ही पैदा हुआ था या कोयले के धुएं में लिपटा हुआ था। बारबेक्यू रैक पर मुट्ठी भर के कुछ स्टेक रखे हुए थे, जिनसे तड़क भड़क की आवाज आ रही थी। लिन हुआंग ने स्टेक की गंध पाते ही मुंह में लार भर ली। मालिक, ये किस प्रकार का मांस है? उसके बगल में खड़े ग्राहकों में से एक ने पूछा। लिन हुआंग सहित बाकी लोगों ने तुरंत बॉस का जवाब सुनने के लिए अपने कान लगा लिए। यह एक सुगंधित सुअर है। ये सुअर और सुगंधित सुअर के बीच की एक नई नस्ल है। ये केवल 2 साल पहले ही बाजार में उपलब्ध हुआ है और इसे एक नया घटक माना जाता है, इसलिए इसकी कीमत अपेक्षाकृत अधिक है। कृपया मेरा साथ दें, बॉस ने विस्तार से समझाया। पीसफुल सिटी एक ए ग्रेड का घर था, जहां कई शिकारी इकट्ठा होते थे और उनमें से कई आधी रात के दौरान भोजन की तलाश करते थे, क्योंकि वे संभवतः पूरे दिन व्यस्त रहते थे और रात होने के बाद ही खाना खा पाते थे। बेशक उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे कितने क्रेडिट पॉइंट खर्च करने जा रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट पॉइंट उनके लिए केवल एक संख्या थी। बारबेक्यू रैक पर स्टेक की गंध तेज हो गई और तड़क भड़क की आवाज ने सबकी भूख बढ़ा दी। मोटे मालिक ने चिमटे से मांस को उल्टना शुरू कर दिया। अचानक एक काली छाया चमकी और अगले ही क्षण बारबेक्यू रैक पर रखा एक स्टेक गायब हो गया। लिन हुआंग को एहसास हुआ कि स्टेक चुराने वाला एक बच्चा था। उसने बच्चे को नहीं रोका क्योंकि उसे लगा कि बच्चा भूख से ऐसा कर रहा है। हालांकि उसके बगल में खड़े शिकारियों में से एक को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बच्चे का कॉलर खींच लिया। वह नीचे गिर गया और शिकारी की ओर देखने लगा, जिसने डर के मारे उसका कॉलर खींच लिया। वह स्टेक को कसकर पकड़े हुए था, उसे छोड़ने को तैयार नहीं था क्योंकि उसे डर था कि दूसरे उसका स्टेक छीन लेंगे। छोटे भिखारी, तुमने हमारे सामने से स्टेक चुराया। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम अंधे थे? शिकारी बच्चे को सजा देने ही वाला था कि लिन हुआंग ने उसे रोक दिया। वह भूखा होगा। लिन हुआंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। बॉस, मैं उस स्टेक का भुगतान करूंगा जो उसने लिया था। अपने क्रेडिट पॉइंट से भुगतान करने के बाद लिन हुआंग बच्चे के सामने बैठ गया और उससे कहा, चोरी करना गलत है। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्या तुम खो गए हो? बच्चा भिखारी जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा और कपड़े गंदे होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे हाल ही में उन पर दाग लगे हो। लिन हुआंग की बातें सुनकर वह एक पल के लिए झिझका और फिर अपना सिर हिला दिया। ठीक है, जब तुम अपना खाना खत्म कर लोगे तो मैं तुम्हें रात के बाजार के बाहर ले जाऊंगा और वहां उनका इंतजार करूंगा। वे घर जाते समय जरूर वहां से गुजरेंगे। लिन हुआंग ने उसे खींच लिया और जब उसने स्टेक को देखा जो पहले से ही गंदा था, तो कहा, तुम जो स्टेक पकड़े हो उसे मत खाओ। मैं बॉस से कहूंगा कि तुम्हारे लिए स्टेक का एक और टुकड़ा पका दे। फिर वह बॉस की ओर मुड़ा और बोला, बॉस, 2 स्टेक कृपया टेकअवे के लिए ले जाइए। सी 153-327। स्टेक के 2 सेट खरीदने के बाद लिन हुआंग ने एक सेट लड़के को दे दिया। जो आपने पकड़ा हुआ है वह पहले से ही गंदा है क्योंकि आपके गिरने के दौरान ये फर्श पर लगा था। इसे फेंक दें। लड़का स्टेक पकड़े हुए था और एक क्षण के लिए हिचकिचाया। आओ, इसे मुझे दे दो। लिन हुआंग ने अपना हाथ बढ़ाया। लड़का थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने इसे लिन हुआंग को दे दिया। लिन हुआंग ने उसे उससे ले लिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। लड़का कूड़ेदान को घूर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह उसे फेंकने में अनिच्छुक था। ठीक है, अब इसे मत देखो। अगर तुम कुछ गंदा खाओगे तो बीमार हो जाओगे। लिन हुआंग ने लड़के के कंधे पर थपथपाया। अगर तुम अभी भी भूखे हो तो मैं तुम्हारे लिए और खाना खरीदूंगा। ये सुनते ही उसने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली और आंखों में शुद्ध आनंद के साथ स्टेक को निगलने लगा। लड़के ने 2-3 निवाले खाकर ही स्टेक खत्म कर दिया। फिर उसने अपना सिर उठाकर लिन हुआंग के स्टेक को देखा। अरे, इतनी जल्दी! लिन हुआंग हैरान था कि उसने बहुत तेजी से खाना खा लिया। उसने अपने स्टेक का एक हिस्सा तोड़ा और बाकी आधा लड़के को दे दिया। लड़के ने स्टेक को अपने गले से नीचे उतारना शुरू कर दिया।
वे दोनों थोड़ी देर तक टहलते रहे और लड़के ने स्टेक का दूसरा टुकड़ा खत्म कर दिया। उसने अपना सिर उठाया और फिर से लिन हुआंग की ओर देखा। तुम्हारा पेट अभी भी नहीं भरा है। लिन हुआंग को आश्चर्य हुआ। लड़के ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मुझे भी पेट भरा हुआ नहीं लग रहा है, चलो कुछ और खाने की तलाश करते हैं। लिन हुआंग को पेट भरा हुआ महसूस नहीं हुआ क्योंकि उसने अपना स्टेक 1/3 से भी कम खाया था। फिर वे रात के बाजार में घूमते रहे। कुछ देर चलने के बाद लड़का एक दुकान के सामने खड़ा हो गया। लिन हुआंग ने उस पर नजर डाली और महसूस किया कि यह एक और बारबेक्यू स्टॉल था। क्या इस छोटे बच्चे को ग्रिल्ड मीट इतना पसंद है? लिन हुआंग कुछ अवाक रह गया। फिर भी उसने लड़के के लिए 2 स्टेक मंगवाए और अपने लिए कुछ कबाब खरीदे। खाना खाते हुए दोनों रात्रि बाजार के निकास की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में लड़के ने दोनों स्टेक खा लिए। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी भूखा था। उसने अपना सिर उठाकर एक बार फिर लिन हुआंग की तरफ देखा। लिन हुआंग के पास उसे अपनी बची हुई 2 मांस की कटारें देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम एक अथाह गड्ढे की तरह हो। लिन हुआंग मुट्ठी भर स्टेक में से केवल 2 ही खा सका, जो उसने पहले खाया था, और फिर भी लड़के को उनमें से 4 खाने के बाद भी पेट भरा हुआ महसूस नहीं हुआ। जब वे सड़क पर चल रहे थे तो लड़का अचानक एक कमरे के सामने रुक गया। लिन हुआंग को लगा कि उसने कमरे में कुछ खाना देखा है, लेकिन जब उसने देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह एक बारबेक्यू शॉप की रसोई थी। वे रसोई में एक सुअर का वध कर रहे थे। लड़का जानवर को घूरता रहा। लिन हुआंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे मत बताओ कि तुम कच्चा मांस खाना चाहते हो। वह लड़के को अपने साथ ले आया और उसके लिए और भी ग्रिल्ड मीट खरीदा। फिर वे रात के बाजार के बाहर की ओर चल पड़े। लिन हुआंग को पहले से ही पेट भरा हुआ महसूस हो रहा था क्योंकि उसने बहुत सारा जंक फूड खा लिया था। हालांकि लड़के ने उनसे मिलने के बाद से खाना बंद नहीं किया था। लिन हुआंग ने गिनती की और पाया कि उसने पहले ही 16 स्टेक खा लिए थे, जिसमें जंक फूड शामिल नहीं था जो उसने खाया था। उसकी भूख असामान्य रूप से अच्छी थी। हालांकि उसने केवल मांस खाया और सब्जियां या फल बिल्कुल नहीं खाए। लिन हुआंग ने सोचा कि वह सुअर जानवर को पहले कैसे देखता था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह संभव है कि घर पर बड़े लोग उसे केवल कच्चा मांस ही देते हो? तुम्हारा नाम क्या है? लिन हुआंग को अचानक लड़के का नाम पूछने का ख्याल आया। लड़के ने अपना सिर उठाया, लिन हुआंग की ओर देखा और पहली बार बोला, 327। मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूं। उन नंबरों का क्या मतलब है? लिन हुआंग को समझ नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रहा था। फिर लड़के ने अपनी उंगली से खुद की ओर इशारा करते हुए कहा, 327। आपका नाम 327 है। लिन हुआंग ने भौहें सिकुड़ी क्योंकि यह किसी चीज का कोड लग रहा था। लड़के ने अपना सिर हिलाया। लिन हुआंग एक पल के लिए चुप हो गया। सामान्य माता पिता निश्चित रूप से अपने बच्चों को कोड नाम नहीं देते। उसे लगा कि कैदी ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें आमतौर पर कोड नाम दिया जाता है। यह इस बात का संकेत था कि लड़का एक परेशान परिवार से आया था। लड़का लगभग 9 या 10 साल का था। लिन हुआंग उसे घर जाने देने के लिए चिंतित था। वह एक पल के लिए झिझका, ये सोचकर कि वह 20 दिनों के बाद यहां से चला जाएगा। उसे लड़के को यहां से ले जाने की भी चिंता थी, इसलिए उसने वहीं रहने और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने का फैसला किया। रात के 2 बजे तक इंतजार करने के बाद जब अधिकांश लोग चले गए तो रात्रि बाजार धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने आखिरी स्ट्रीट लैंप के बंद होने तक इंतजार किया, जो लगभग 3 बजे था। हालांकि कोई भी लड़के को लेने नहीं आया। लिन हुआंग ने असहाय भाव से लड़के की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें एक रात के लिए मेरे साथ होटल तक आना होगा। हम कल सुबह केंद्र सरकार के कार्यालय जाएंगे और देखेंगे कि क्या हम तुम्हारी पहचान प्राप्त कर सकते हैं। लड़के ने अपना सिर हिलाया। लिन हुआंग उसे वापस होटल के कमरे में ले आया। तुम नहाने के बाद सो सकते हो। लिन हुआंग बाथरूम में गया और उसके नहाने के लिए पानी तैयार किया। फिर उसने होटल से बच्चों के साइज का पजामा लिया और उसे बाथरूम के सामने रख दिया। नहाने के बाद ये पजामा पहन लेना। मैं तुम्हारे कपड़े बाद में धो दूंगा और कल तक ये सूख जाएंगे। फिर लड़के ने अपनी शर्ट उतारी और बाथरूम में चला गया। लिन हुआंग ने उसके कपड़े उठाए और वॉशिंग मशीन में डाल दिए। वह तुम्हारा कमरा है। मैंने तुम्हारे बिस्तर पर कुछ चादरें बिछा दी हैं। अब तुम सो सकते हो। लिन हुआंग ने बेडरूम की ओर इशारा किया। लड़के ने सिर हिलाया और शयन कक्ष की ओर चला गया। लिन हुआंग ने कपड़े टांग दिए। फिर वह अपने कमरे में वापस चला गया और सो गया। अगली सुबह लिन हुआंग 8 बजे जाग गया।
वह चौंक गया जब उसने अपनी आंखें खोली। लड़का अपने कपड़े बदल चुका था और बिस्तर के सिरहाने खड़ा था। लिन हुआंग को पता नहीं था कि वह कब से वहां खड़ा था। छोटे बच्चे, अगली बार तुम्हें वहां खड़ा नहीं रहना चाहिए। तुम जागने के बाद अपने कमरे या लिविंग रूम में खेल सकते हो। लिन हुआंग बिस्तर पर उठकर बैठ गया और बोला। लिन हुआंग को अब पता था कि वह वहां क्यों खड़ा था, क्योंकि उसने देखा कि लड़का जाने को तैयार नहीं था। क्या तुम्हें भूख लगी है? लिन हुआंग ने पूछा। लड़के ने अपना सिर हिलाया। मेरा इंतजार करो, पहले मैं नहा लूं और फिर हम नाश्ते के लिए नीचे चलेंगे। करीब 10 मिनट बाद लिन हुआंग ने नहा धोकर अपने कपड़े बदले और लड़के को बुफे रेस्तरां में ले गया। जो भी खाना हो ले लो, बहुत ज्यादा मत लो। अगर तुम इसे पूरा नहीं खा पाए तो ये बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही उसने वाक्य पूरा किया, लिन हुआंग को लगने लगा कि उसने जो कहा वह पूरी तरह से अनावश्यक था। लिन हुआंग ने एक खाली प्लेट ली और कुछ खाना लिया, फिर उसने बैठने के लिए जगह ढूंढी। लड़के ने एक खाली प्लेट भी ले ली। रेस्तरां में इधर उधर घूमने के बाद लड़के ने आखिरकार तले हुए अंडों की एक पूरी प्लेट ली और लिन हुआंग के सामने बैठ गया। लिन हुआंग को आश्चर्य हुआ कि लड़का तले हुए अंडों का एक स्थिर ढेर बना सकता है जो 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर खड़ा था। रेस्तरां में मौजूद कई लोगों ने उस लड़के की तरफ देखा और उस लड़के के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। उनमें से कुछ ने तो स्टाफ से शिकायत भी की। थोड़ी देर में एक वेट्रेस आए। मिस्टर, आपका बच्चा खाना बर्बाद कर रहा है। अगर वह ऐसा करेगा तो हमें आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। चिंता मत करो, वह तुम्हारा खाना बर्बाद नहीं करेगा। लिन हुआंग मुस्कुराया और कहा, अरे उन्हें दिखाओ। लड़के ने सिर हिलाया और जल्दी जल्दी तले हुए अंडे खाने लगा। उसे पता नहीं था कि प्लेट में कितने अंडे थे, लेकिन उसने 2 मिनट से भी कम समय में सारे अंडे खा लिए। वेट्रेस और मेहमान सभी दंग रह गए। क्या अब तुम्हारा पेट भर गया है? लिन हुआंग ने फल खाते हुए पूछा। लड़के ने अपना सिर हिलाया। क्या आप एक और प्लेट चाहते हैं? लिन हुआंग ने पूछा। लड़के ने अपना सिर हिलाया। तले हुए अंडे पर्याप्त नहीं है, कृपया हमें तले हुए अंडे की एक और प्लेट परोसें। लिन हुआंग ने अनुरोध किया। माफ करना, वेट्रेस ने जवाब देने में थोड़ा समय लिया और तुरंत चली गई। लिन हुआंग ने लड़के की खाने की आदतों पर ध्यान दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे सिर्फ मांस और अंडे खाने में ही दिलचस्पी थी। वह मोटे यिन हंगई से भी ज्यादा नखरेबाज था। लिन हुआंग उसे कुछ और खाने के लिए साथ ले गया। लड़का वहां मौजूद सारा मांस खाने में कामयाब रहा। लिन हुआंग उसके साथ संतुष्ट होकर रेस्तरां से बाहर निकल गया। इतने सालों में मैं कभी भी इतना खाना नहीं खा पाया कि मैं जो कीमत चुकाता हूं वह उचित हो। आज आखिरकार मैंने ये कर दिखाया। नाश्ता करने के बाद सुबह के 9:30 बज चुके थे। लिन हुआंग और लड़का विरिडियन वुल्फ पर सवार होकर केंद्र सरकार के कार्यालय की ओर तेजी से चल पड़े। जल्द ही एक सेवा कर्मचारी द्वारा उन्हें संबंधित विभाग तक ले जाने पर उन्हें वह विभाग मिल गया। पंजीकरण का काम एक मध्यम आयु वर्ग की महिला के जिम्मे था। तुम्हारा नाम क्या है? लड़का एक पल के लिए झिझका और लिन हुआंग की ओर देखने लगा। वह आपका नाम पूछ रही है। लिन हुआंग ने अपना सिर हिलाया। 327। क्या? महिला हैरान थी। 327, लड़के ने दोहराया। मैं आपका नाम पूछ रही हूं। महिला ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। वह कह रहा है कि उसका नाम 327 है। मैंने उससे कल ही पूछा था। इन नंबरों के अलावा वह बोलना नहीं जानता। लिन हुआंग, जो उसके पास खड़ा था, ने समझाया। महिला ने लड़के की तरफ देखा और अपना सिर लिन हुआंग की तरफ घुमाया। तो बताओ, तुमने उसे कब और कहां पाया? कल आधी रात को, रात के 12 बजे के बाद। लिन हुआंग ने विस्तार से सब कुछ बताया। मैं उसे साथ लेकर आया और रात के बाजार के बाहर 3 बजे तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी उसे लेने नहीं आया और मुझे उसे रात को ठहरने के लिए अपने होटल में लाना पड़ा। हम नाश्ता करने के बाद यहाँ आए। उसकी सम्राट की हृदय अंगूठी कहाँ है? महिला ने पूछा। नहीं, जब मैंने उसे पाया तो उसके पास यह नहीं था। लिन हुआंग ने पहली रात को ही यह बात नोटिस कर ली थी जब उसने उसे देखा था। फिर उसे चेहरे की पहचान के लिए जाना होगा। हालांकि मुझे आपको ये बताना होगा कि चेहरे की पहचान से उसकी सही पहचान नहीं हो सकती। अगर उसकी पहचान नहीं हो पाती है तो आपको हमारे साथ पंजीकरण कराना होगा और बच्चे को अपने साथ लाना होगा। अगर उसके माता पिता या अभिभावक बच्चे के लिए आते हैं तो हम आपसे संपर्क करेंगे। महिला ने समझाया। लेकिन मैं 20 दिन में ये ठिकाना छोड़ रहा हूँ। लिन हुआंग ने भौहें सिकोड़ी। क्या बच्चा यहाँ नहीं रह सकता? हर दिन उसके जैसे सैकड़ों बच्चे हमारे घर भेजे जाते हैं। हमारे पास उसके लिए कोई उचित जगह नहीं है।
मुझे लगता है कि आप एक दयालु व्यक्ति हैं। अगर वह आपके पीछे आता है तो हमें आपकी देखभाल करने की आपकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। अगर आपको कोई वित्तीय समस्या आती है तो हम आपको वित्तीय मुआवजा देंगे। महिला ने धैर्यपूर्वक समझाया। ठीक है, पहले उसे चेहरे की पहचान करने की प्रक्रिया से गुजरने दो। लिन हुआंग ने सहमति जताई। जल्द ही एक कर्मचारी बच्चे को ले गया। करीब 10 मिनट बाद कर्मचारी और बच्चा बाहर आए। माफ कीजिए, चेहरे की पहचान से लड़के की पहचान नहीं हो सकी। स्टाफ ने उन्हें परीक्षण का परिणाम बताया। तो बच्चे को आपके पीछे आना होगा। कृपया अपना नाम रजिस्टर करवाएं। महिला ने लिन हुआंग को भरने के लिए कुछ दस्तावेज दिए। ठीक है। लिन हुआंग फंस गया था क्योंकि वह लड़के को अकेला नहीं छोड़ सकता था। वह लड़के को वापस होटल ले आया। लिन हुआंग को आश्चर्य हुआ कि वह इस समस्या को कैसे सुलझाएगा। मुख्य समस्या लड़के की अत्यधिक भूख नहीं थी। समस्या ये थी कि लिन हुआंग को पता नहीं था कि वह लिन शिन को ये बात कैसे समझाएगा। उसने कुछ देर सोचा और अपना सिर घुमाकर लड़के की ओर देखा। मुझे तुम्हें हर समय छोटा बच्चा नहीं कहना चाहिए और तुम्हें नंबर से पुकारना भी अशिष्टता होगी। मुझे तुम्हें एक नया नाम देना चाहिए। लड़के ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारा नया नाम लिन जुवान होगा। नाम की पुष्टि करने के बाद लिन हुआंग ने फिर से लड़के की ओर देखा। मैं तुम्हें ये नाम इस उम्मीद में दे रहा हूं कि तुम भविष्य में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सको। लड़के ने अपना सिर हिलाया, अपनी उंगली से खुद की ओर इशारा किया और कहा, लिन जुवान। हाँ, तुम सही हो। आज से तुम्हारा नाम लिन जुवान है। लिन हुआंग ने खुद की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं लिन हुआंग हूं। आज से मैं तुम्हारा भाई हूं। लिन जुवान ने अपना सिर हिलाया और लिन हुआंग की ओर इशारा करते हुए कहा, भाई। मेरी एक बहन है। उसका नाम लिन शिन है। वह 13 साल की है। वह तुम्हारी बहन है। लिन हुआंग ने आगे कहा, 20 दिनों में मैं तुम्हें घर ले आऊंगा और उससे तुम्हारा परिचय करवाऊंगा। लिन हुआंग ने फिर अपना सिर हिलाया। लिन जुवान, मैं हर रोज लिविंग रूम में अपनी तलवार से अभ्यास करूंगा। मेरे पास मत आना क्योंकि मुझे डर है कि अगर मुझे पता नहीं चला कि तुम पास हो तो मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूं। अगर तुम्हें भूख लगी हो तो मुझे बताओ और हम बाहर जाकर खाना ढूंढेंगे। लिन हुआंग ने कहा। लिन जुवान ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सोचा हो। वह थोड़ी देर के लिए झिझका, लिन हुआंग की ओर देखा और कहा, भूख लगी है। तुम्हें पहले से ही भूख लगी है। लिन हुआंग ने समय देखा। अभी सुबह 11 बजे से कुछ ही देर बाद दोपहर के खाने का समय हो गया था। वह तुरंत लिन जुवान को नीचे बुफे रेस्तरां में ले आया। नाश्ते की तुलना में दोपहर के भोजन में भोजन की बहुत अधिक विविधता उपलब्ध थी। मांस की विभिन्न किस्में थीं। लिन हुआन को अपनी भूख मिटाने के लिए पेट भर खाना खाने में आधे घंटे से अधिक समय लगा। वह पहले ही बुफे रेस्तरां में लगभग सारा मांस खा चुका था। वह लिन जुवान को वापस अपने कमरे में ले आया और लिन हुआंग ने लिविंग रूम में अपनी तलवार से अभ्यास करना शुरू कर दिया। लिन जुवान पहले तो अपने कमरे में आराम कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद लिन जुवान लिविंग रूम में गया और लिन हुआंग को देखा जो अपनी तलवार से अभ्यास कर रहा था। जैसे ही उसने लिन हुआंग को देखा, उसने लिन हुआंग की गतिविधियों का अनुसरण करना शुरू कर दिया। लिन हुआंग उस पर हंसा। उसने उसकी परवाह नहीं की, उसे सीखने दिया। लिन हुआंग को वाइल्डफायर स्वॉर्ड कौशल सीखने में ठीक 1 महीने का समय लगा। तभी वह कौशल के पर्याप्त टुकड़े इकट्ठा कर सकता था ताकि उन्हें एक दुर्लभ कौशल कार्ड में एकीकृत किया जा सके। अगर कोई और प्रतिभाशाली व्यक्ति होता तो उसे वास्तव में ये कौशल सीखने में कम से कम आधा साल लग जाता, इसलिए उसे इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी कि लिन जुवान इसमें महारत हासिल कर पाएगा। हालांकि कई बार अपनी तकनीक का अभ्यास करने के बाद उसने देखा कि लिन जुवान ने अपने हाथ को तलवार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और पूरी तरह से वाइल्डफायर स्वॉर्ड मुद्राएं निभाई। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके अभ्यास के तरीके में एक आकर्षण था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह संभव है कि वह तलवार चलाने में माहिर हो? लिन हुआंग ने अपनी तलवार म्यान में रखी और लिन जुवान की हरकतों को घूरने लगा। लिन जुवान की हरकतों को देखकर उसे यकीन हो गया कि वह तलवारबाजी में माहिर है। लिन जुवान ने पहले ही तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली थी। वह जो तलवारबाजी कर रहा था, वह दुर्लभ वाइल्डफायर तलवारबाजी नहीं थी जिसका लिन हुआंग अभ्यास कर रहा था। इसके बजाय यह महाकाव्य वाइल्डफायर तलवारबाजी थी। लिन जुवान द्वारा किए गए कुछ मूवमेंट लिन हुआंग द्वारा किए गए मूवमेंट से अलग थे। लिन हुआंग ने पुष्टि की कि लिन जुवान ने आंख मूंद कर उसका अनुसरण नहीं किया, बल्कि इसके बजाय पूरी तरह से अलग महाकाव्य तलवार कौशल रुख अपनाया।
तलवार चलाने के कौशल का पूरा अभ्यास करने के बाद लिन जुवान रुक गया। फिर वह अपने होश में आया। जब उसने लिन हुआंग को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसने संदेह से लिन हुआंग की ओर देखा। लिन जुवान, जो आसन आप पहले अभ्यास कर रहे थे, क्या आपने इसे पहले भी सीखा है? लिन हुआंग ने पूछा। लिन हुआन उलझन में था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया। ये सच है, मुझे एक तलवारबाज मिल गया है। लिन हुआंग उत्साहित था। लिन जुवान ने उसे कई बार वाइल्डफायर तलवार का अभ्यास करते हुए देखा था और वह पहले से ही एक महाकाव्य तलवार कौशल के लिए पूरा रुख कर सकता था। उसने लकड़ी की तलवार लिन जुवान को दी और कहा, आओ, मुझे एक बार और इस तलवार का उपयोग करके दिखाओ। लिन हुआंग ने जानबूझकर लकड़ी की तलवार खरीदी ताकि वह होटल के लिविंग रूम में किसी भी चीज को नुकसान न पहुंचाए। लिन हुआंग ने लकड़ी की तलवार ली और तलवार से अभ्यास करना शुरू कर दिया। लिन हुआंग ने जब देखा कि वह फिर से अभ्यास कर रहा है, तो लिन हुआंग एक तरफ हट गया। दरअसल, वह लिन हुआंग को पहले देखकर सीखे गए आसन थे। कुछ देर तक ये सब देखने के बाद वह अपने कमरे में वापस चला गया। ऐसा लग रहा था कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि लिन हुआंग लिन जुवान से प्रेरित था और उसने जो कौशल कार्ड के टुकड़े जमा किए थे उनकी गति तेज हो गई थी। वह आमतौर पर एक दिन में लगभग 20 स्किल कार्ड पीस प्राप्त करता था। हालांकि उसे अकेले दोपहर के दौरान 20 से अधिक स्किल कार्ड पीस मिल गए थे। खाने के समय लिन जुवान अपने कमरे से बाहर आया और उसने देखा कि लिन हुआंग अभी भी अपनी तलवार से अभ्यास कर रहा था। वह थोड़ा झिझका और फिर भी उसने कहा, भाई, भूख लगी है। ठीक है, हम डिनर के लिए चलेंगे। लिन हुआंग ने समय देखा। अब शाम के करीब 5 बज रहे थे। उसने तुरंत अपनी तलवार रख दी और अपना चेहरा धोया। फिर वह लिन जुवान को फिर से बुफे रेस्तरां में ले गया। पिछली यात्रा की तरह लिन जुवान ने रात के खाने के लिए आधा घंटा बिताया और रेस्तरां में सारा मांस खत्म कर दिया। वे जाने ही वाले थे कि होटल मैनेजर उनके पास आया। उसका चेहरा स्पष्टतः उदास था। श्रीमान, ये अगर आपका बच्चा इसी तरह खाना खाता रहा तो हमारे रेस्टोरेंट को नुकसान होगा। वहाँ कई अन्य बुफे रेस्टोरेंट हैं और आपको सिर्फ इसी रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत नहीं है। शायद दूसरे रेस्टोरेंट के व्यंजन आजमाना आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। ये स्पष्ट था कि मैनेजर स्वार्थी हो रहा था और उसने कहा, अगर आप हमारी सेवा से संतुष्ट नहीं हैं, तो हम आपको मुआवजा देंगे। कोई बात नहीं, मैं चीजों को मुश्किल नहीं बनाऊंगा। मैं किसी दूसरे बुफे रेस्तरां की तलाश करूंगा। लिन हुआंग को लगा कि होटल काफी असुविधाजनक था और वह होटल के कर्मचारियों को बहुत ज्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहता था। धन्यवाद, आपको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है। होटल मैनेजर ने माफी मांगी। फिर से वह लिन जुवान को अपने कमरे में वापस ले आया और अपनी तलवार से अभ्यास करना जारी रखा। अब रात के 10 बज चुके थे। लिन जुवान ने भूख लगने की बात नहीं कही और वह सो गई थी। लिन हुआंग ने रात 12 बजे तक अभ्यास किया, फिर स्नान किया और बिस्तर पर चले गए। अगले दिन सुबह करीब 8 बजे लिन हुआंग ने अपनी आंखें खोली और देखा कि लिन जुवान उसके कमरे के सामने खड़ा था। वह अब हेडबोर्ड पर खड़ा नहीं था। लिन हुआंग के जागते ही लिन जुवान ने पहली बात कही, भाई, भूख लगी है। पहले मैं नहा लूं, हम नाश्ते के लिए चलेंगे। लिन हुआंग और लिन जुवान नीचे गए और पास के दूसरे बुफे रेस्तरां में चले गए। एक बार फिर कई लोग लिन जुवान की भूख से चकित थे। लिन हुआंग और लिन जुवान ने अगले दिनों में आसपास के लगभग सभी बुफे रेस्तरां आजमाए। अधिकांश बुफे रेस्तरां मालिकों को पता था कि वहां एक बहुत बड़े भूख वाले बच्चे की भूख है, क्योंकि वह एक दिन में रेस्तरां की दैनिक बिक्री से अधिक खाना खा सकता था। लिन हुआंग और लिन जुवान को कई बुफे रेस्तरां द्वारा काली सूची में डाल दिया गया था। हमें 17वें बुफे रेस्तरां ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। लिन हुआंग शर्मिंदा नहीं था। इसके बजाय उसे अपने नए भाई की उपलब्धियों पर गर्व था। लिन हुआंग की कौशल टुकड़े जमा करने की गति तेजी से बढ़ती जा रही थी। इसका कारण ये था कि उसने लिन जुवान के साथ अपनी तलवार का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। शांतिपूर्ण शहर में अपने 19वें दिन रहने पर लिन हुआंग ने अंततः 3000 वाइल्डफायर तलवार कौशल कार्ड के टुकड़े जमा कर लिए थे। अंततः जियो हेई की ओर से एक अधिसूचना आ गई। आपने वाइल्डफायर स्वॉर्ड स्किल पीस X 3000 जमा किए हैं। उन्हें वाइल्डफायर स्वॉर्ड स्किल कार्ड में एकीकृत किया जा सकता है। एकीकरण प्रक्रिया पूरी करने पर आपके वाइल्डफायर स्वॉर्ड स्किल कार्ड को दुर्लभ से महाकाव्य में अपग्रेड किया जा सकता है। क्या आप इस कार्ड को एकीकृत करना चाहेंगे? हाँ, लिन हुआंग रोमांचित था। वाइल्डफायर तलवार कौशल टुकड़ों को एकीकृत करना X 3000। दुर्लभ वाइल्डफायर तलवार कौशल कार्ड को एकीकृत करना।
बधाई हो, आपने महाकाव्य तलवार कौशल वाइल्डफायर तलवार प्राप्त कर ली है। लिन हुआंग ने विवरण देखने के लिए तुरंत कौशल कार्ड पर टैप किया। कौशल कार्ड। कौशल नाम, जंगली आग तलवार। दुर्लभता, महाकाव्य। कौशल का प्रकार, तलवार। कौशल स्तर, अनुपलब्ध। स्थिति, उपलब्ध। कार्ड टिप्पणी, पासेबल। लिन हुआंग अपना दूसरा एपिक स्किल कार्ड प्राप्त करने के बाद पूरे दोपहर उत्साहित रहा। ये बहुत बढ़िया है। मैंने बाकी शहर लौटने से पहले अपनी तलवारबाजी की कला को आगे बढ़ाया है। लिन हुआंग अपनी प्रगति से काफी संतुष्ट था। वह कई दिनों से तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा था, इससे पहले कि उसे अपना दूसरा एपिक स्किल कार्ड मिल जाए। वह आने वाले दिनों में आराम करना चाहता था। पीसफुल सिटी में अपने 20वें दिन, लिन हुआंग और लिन जुवान भोजन की तलाश में बाहर निकले। वे सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक खाते रहे। फिर वे होटल लौट आए। अगली सुबह 21वें दिन उन्होंने होटल से चेकआउट किया। फिर वे विरिडियन वुल्फ पर सवार होकर पोर्टल की ओर बढ़े। सुबह करीब 8:30 बजे वे दोनों पोर्टल पर पहुंच गए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ए ग्रेड का स्थान बहुत बड़ा था, क्योंकि जब वे वहां पहुंचे तो वहां पहले से ही सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे थे। सुबह 9 बजे पोर्टल पर लगभग 1000 लोग इंतजार कर रहे थे। पोर्टल पर कर्मचारी व्यस्त होने लगे। वे काउंटर पर गए और लिन हुआंग ने उसे एक पोर्टल टिकट खरीदा। हालांकि उसने पहले एक ही टिकट खरीदा था, लेकिन उसे अन्य लोगों को साथ लाने की अनुमति थी, बशर्ते वह उनके लिए उसी गंतव्य के लिए एक और टिकट खरीदे जहां वह जा रहा था। शायद ए ग्रेड के ठिकानों पर यह अधिक सख्त था। संभवतः यह इसलिए भी था क्योंकि टिकट की कीमतें महंगी थीं, लेकिन लिन हुआंग ने यहां कोई टिकट कालाबाजारी करने वाला नहीं देखा। सुबह 10 बजे के बाद लिन हुआंग ने आखिरकार कर्मचारियों को अपना नाम पुकारते हुए सुना। उसने लिन जुवान को साथ लिया और आयामी पोर्टल की ओर चल पड़ा। जैसे ही कर्मचारियों ने अपना गंतव्य निर्धारित किया, वे दोनों तेजी से आगे बढ़ गए। स्वर्ण आयामी पोर्टल धीरे धीरे उनके पीछे बंद हो गया। फुटहोल्ड नाम 712, जिसे कियांटांग सिटी के नाम से भी जाना जाता है, डिवीजन 7 का सबसे लोकप्रिय आकर्षण था। चारों ऋतुओं के अनुसार सुंदर दृश्य निरंतर बदलता रहता है। खिलते हुए फूलों के साथ वसंत आता है। शरद ऋतु चांदनी किरण में नृत्य करती है। गर्मियां फुसफुसाती हवाओं के साथ बुलाती है। बर्फ और ठंड के गीत गाती है शीत ऋतु। ये लगभग 700 वर्ष पहले कियांतांग शहर की प्रशंसा में एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा लिखी गई कविता थी। लिन हुआंग पहली बार कियांतांग शहर पहुंचे और इस शहर ने उन पर पहली ही नजर में अच्छा प्रभाव डाला। यद्यपि वह वहां लंबे समय तक नहीं रहा, लेकिन अगर लिन हुआंग को किसी दिन बसना पड़ा, तो कियांतांग शहर उसकी पहली पसंद होगी। चलो देखते हैं कि क्या मैं इस शहर में स्थायी निवास के लिए आवेदन कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ, तो शिन एर के साथ यहाँ रहना अच्छा रहेगा। लिन हुआंग ने जाते समय अपने दिल में ये सोचा। लिन हुआंग के लिए अब घर की कीमत कोई समस्या नहीं थी। हालांकि ए ग्रेड के इलाके में स्थायी निवास के लिए मंजूरी पाना आसान नहीं था। लिन जुवान के साथ वे दोनों 2 दिनों तक कियांतांग शहर में रहे। फिर वे आयामी पोर्टल के माध्यम से बाकी शहर वापस चले गए। बाकी शहर में पहुंचने पर लिन हुआंग ने तुरंत अपना भेष उतार दिया और अपने मूल रूप में आ गया। लिन हुआंग को चिंता थी कि लिन जुवान उसे पहचान नहीं पाएगा क्योंकि उसने अपना भेष उतार दिया था, लेकिन लिन जुवान अंतर नहीं बता पाया। इससे लिन हुआंग को काफी सुविधा हुई क्योंकि वह पहले से तैयार किए गए लंबे स्पष्टीकरण पर अपनी सांस बचा सकता था। वे दोनों अलेक्जेंड्रियन ईगल पर सवार होकर वुलिन टाउन लौट आए। लिन हुआंग लगभग 2 महीने के लिए चले गए थे। उसने शुरू में कांस्य स्तर पर अपग्रेड होने के बाद वापस आने की योजना बनाई थी। उसके लिए 1 महीना काफी था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सारी चीजें घटित होंगी। वह जानता था कि लिन शिन उसके बारे में बहुत चिंतित होगी। उसका संदेह सही था क्योंकि जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने लिन शिन को सीढ़ियों से नीचे भागते हुए सुना। भाई, जैसे ही उसने लिन हुआंग को देखा, वह तुरंत उस पर झपट पड़ी। उसने लिन हुआंग को कसकर गले लगा लिया, उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह अपनी आंखों में बहते आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं ठीक हूँ। कुछ घटनाएं हुई और इसीलिए मैं 1 महीने के लिए लेट हो गई हूँ। लिन हुआंग ने लिन शिन के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए उसे बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। मैं हर दिन आपके नंबर पर कॉल कर रही हूँ, लेकिन बात नहीं हो पा रही। मुझे लगा कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है। लिन शिन फूट फूट कर रोने लगी। मेरे सम्राट की हृदय की अंगूठी ठीक से काम नहीं कर रही है। मैं इसे जल्द ही ठीक कर दूंगा। लिन हुआंग इसे केवल इस तरह से समझा सकता था।
जब उसका सामना पर्पल क्रो से हुआ तो सम्राट के हॉट रिंग का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया था। जब पर्पल क्रो चला गया तो उसने अपने लिए एक नकली पहचान बनाई और असली सम्राट के हॉट रिंग को स्टोरेज में रख दिया। पर्पल क्रो का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए उसने अपने सम्राट के हॉट रिंग का उपयोग करके लिन शिन से संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, रोना बंद करो, लिन हुआंग ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। काफी देर बाद लिन शिन ने अपने हाथ छोड़े और अंततः उस छोटे लड़के पर ध्यान दिया जो लिन हुआंग के पास खड़ा था। बच्चा है। 9 साल से कम उम्र के लड़के को देखते हुए लिन शिन ने संदेह से पूछा। लिन हुआंग ने फिर उसे सब कुछ समझाया। वह बहुत दयनीय है। भाई, क्या हम उसे गोद ले सकते हैं? लिन शिन ने लड़के के प्रति सहानुभूति जताई। अगर कोई उसे ढूंढने नहीं आता है तो उसे यहीं रहना होगा, लिन हुआंग ने समझाया। ठीक है, उसके माता पिता के आने से पहले आप उसे घर छोड़ने के लिए नहीं कह सकते। लिन शिन ने तुरंत अपना पक्ष बदल लिया। अरे, मैंने उसे जाने के लिए कब कहा? लिन हुआंग ने लिन शिन के गालों पर चुटकी ली और कहा, मैंने उसे एक नया नाम दिया है, लिन जुवान। उसे अपना परिचय दो। नमस्ते, मेरा नाम लिन शिन है। मैं आपके भाई की बहन हूँ। लिन शिन ने लिन जुवान को अपना परिचय दिया। मैं जल्द ही 14 साल की हो जाऊंगी। मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम्हें मुझे अपनी बहन कहकर बुलाना चाहिए। अगर यहाँ कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करता है तो मैं उसे सही रास्ते पर लाने में तुम्हारी मदद करूंगी। लिन शिन बहुत खुश हुई और बोली, आखिरकार मुझे एक छोटा भाई मिल गया। भाई, लिन जुवान आज रात कहाँ सोने जा रही है? लिन शिन को अचानक ये ख्याल आया। मैं अपने कमरे में एक छोटा सा बिस्तर लगा दूंगा। वह मेरे कमरे में सो सकता है। लिन हुआंग ने बस यही सोचा और महसूस किया कि उसे पहले इस समस्या को सुलझाना चाहिए। मैं फर्नीचर सिटी जाऊंगा और उसके लिए बिस्तर और कुछ खाना खरीदूंगा। क्या तुम पहले उसके साथ खेल सकते हो? अगर उसे भूख लगे तो उसे कुछ मांस खाने को दो। हम दोपहर के भोजन के दौरान कुछ अच्छा खाना खाएंगे। ठीक है, जल्दी घर आ जाओ। अभी तो 11 बज चुके हैं। लिन शिन ने समय देखा और कहा। लिन हुआंग के चले जाने के तुरंत बाद लिन शिन ने कुछ देर तक लिन जुवान के साथ खेला। अगर तुम अभी मांस खाओगे तो बाद में तुम्हारा पेट भर जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयां लाता हूँ। लिन शिन रसोई में गया और स्नैक कैबिनेट से कुछ मिठाइयां निकाली और उन्हें मेज पर रख दिया। जो तुम्हें पसंद हो चुन लो। लिन हुआन ने मिठाई को देखा और चुप रही। इसे आजमाना कैसा रहेगा? इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लिन हुआंग ने रंग बिरंगी मिठाइयों में से एक चुनकर उसे दे दी। यह उसका पसंदीदा स्वाद था। लिन जुवान ने अपना सिर हिलाया। उसने मिठाई नहीं ली, बल्कि अपना सिर रेफ्रिजरेटर की ओर घुमाया। क्या तुम सच में मांस खाना चाहते हो? लिन शिन ने भौहें सिकोड़ी। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ मीट लाकर देती हूँ। लिन शिन ने फिर फ्रिज से एक पूरी तरह से जमी हुई स्टेक निकाली और उसे प्लेट पर रख दिया। फिर उसने स्टेक को अजीब तरह से देखा। मैंने मीट को डिफ्रॉस्ट नहीं किया। अगर मैं इसे सीधे ओवन में डालूं तो ये पूरी तरह से पक नहीं पाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? जब वह अभी भी सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, लिन जुवान ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और जमे हुए स्टेक को पकड़ लिया। इससे पहले कि लिन शिन जवाब दे पाती, उसने मुंह भर मांस काट लिया। लिन शिन चौंक गई, लिन जुवान को देखकर जैसे ही उसने जमे हुए स्टेक को काटा। एक लंबे समय के बाद उसने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, यह अभी भी कच्चा है, आप इसे नहीं खा सकते। आप बीमार हो जाएंगे। इससे पहले कि वह जमे हुए स्टेक को उससे छीन पाती, लिन हुआन ने स्टेक को कुछ ही निवाले में खा लिया। कच्चा स्टेक खाने के बाद उसने दयनीय दृष्टि से पुनः फ्रिज की ओर देखा। नहीं, तुम कच्चा खाना नहीं खा सकते। लिन शिन ने रेफ्रिजरेटर बंद कर दिया और कहा, अगर तुम खाना चाहते हो तो भाई के वापस आने का इंतजार करो। वह तुम्हारे लिए खाना बना देगा। ये सुनते ही उसने खाना मांगना बंद कर दिया। लगभग 20 मिनट के बाद लिन हुआंग घर आया। मैंने टेकअवे का ऑर्डर दे दिया है। लिन शिन, कृपया बाद में जब खाना आ जाए तब दरवाजा खोलना। मैं पहले बिस्तर लगा दूं। लिन हुआंग ने उससे कहा और ऊपर चला गया। लिन शिन एक पल के लिए हिचकिचाए और उसने लिन हुआंग के पीछे जाने का फैसला किया। लिन हुआंग अपने कमरे में गया और अपना बिस्तर हटा दिया। फिर उसने वह छोटा बिस्तर रखा जो उसने अभी अभी खरीदा था। जैसे ही उसने बिस्तर लगाया, उसने देखा कि लिन शिन उसके कमरे में चल रहा था। क्या हुआ? ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। लिन हुआंग को पता था कि वह थोड़ी हिचकिचा रही थी क्योंकि उसने लिन शिन पर एक नजर डाली।
भाई, जब लिन जुवान आपके साथ था तो क्या उसने कच्चा मांस खाया था? लिन शिन ने पूछा। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? लिन हुआंग दंग रह गया। जब उसने ये सुना तो उसने भौहें सिकुड़ी और पूछा, क्या उसने अभी कच्चा मांस खाया है? लिन शिन ने उसे बताया कि पहले क्या हुआ था। ये सुनने के बाद लिन हुआंग को अचानक याद आया कि उस रात जब उसने सुअर जानवर को देखा था तो ऐसा लग रहा था जैसे वह भोजन देख रहा था। चाहे वह उसकी असामान्य रूप से बड़ी भूख हो या उसका असामान्य कोड नाम, तलवार चलाने में उसकी प्रतिभा या ये तथ्य कि वह कच्चा मांस खाता था, ये छोटा सा बच्चा वास्तव में अजीब था। लिन हुआंग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसने वास्तव में किस तरह के व्यक्ति को गोद लिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लिन हुआन हानिकारक नहीं था और कम से कम उसने मनुष्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। मैं समझता हूं, मैं उसका ध्यान रखूंगा। लिन हुआंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, नीचे जाओ और टेकआउट डिलीवरी का इंतजार करो। मैं इसे ठीक करने के बाद तुरंत नीचे चला जाऊंगा। बिस्तर पर चादरें बिछाने के बाद उसने लिन शिन को उस पर चिल्लाते हुए सुना। भाई, डिलीवरी मैन आ गया है। आपने बहुत सारा ऑर्डर किया है। समझ गया, मैं नीचे आ रहा हूँ। लिन हुआंग तुरंत नीचे चला गया। डिलीवरी करने वाले दो कर्मचारियों ने बारी बारी से अपनी कार से भोजन घर तक पहुंचाया। क्या आपके घर कोई खास मेहमान आने वाले हैं? आपने इतने सारे व्यंजन ऑर्डर किए हैं? डिलीवरी स्टाफ में से एक ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मैंने बहुत ज्यादा ऑर्डर कर दिया था। लिन हुआंग ने तुरंत जवाब दिया, इससे पहले कि लिन शिन प्रतिक्रिया दे पाती। लिन शिन ने उसकी ओर एक नजर देखा और चुप रही। जब डिलीवरी स्टाफ सारा खाना लेकर उनके घर से निकला तो उसने पूछा, भाई, क्या हमारे यहाँ बाद में मेहमान आने वाले हैं? आपने इतना सारा खाना क्यों ऑर्डर किया? आप बाद में देखेंगे, लिन हुआंग ने कहा और उसने लिन शिन से कंटेनरों के ढक्कन खोलने को कहा। उनमें से 3 लोग मेज के सामने बैठे हुए भोजन का आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर बाद लिन शिन को आखिरकार समझ आ गया कि लिन हुआंग ने इतना सारा खाना क्यों ऑर्डर किया था। वह लिन जुवान के खाने की गति से घबरा गई थी। धीरे धीरे खाओ, कोई तुम्हारा खाना नहीं छीनेगा। लिन हुआंग मुस्कुराया। जल्द ही लिन हुआंग और लिन शिन ने खाना खत्म कर दिया। फिर लिन जुवान ने बचा हुआ सारा खाना खा लिया। लिन शिन उसकी भूख देखकर दंग रह गया। उसकी भूख बहुत बड़ी है। लिन शिन ने लिन हुआंग से धीरे से कहा। लिन हुआंग ने हंसते हुए उससे बताया कि लिन हुआन को 18 बुफे रेस्तरां द्वारा काली सूची में डाल दिया गया था। दोपहर के भोजन के बाद लिन हुआंग लिन जुवान को अपने कमरे में ले गया। उसने छोटे बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारा बिस्तर है। फिर उसने अपने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं वहीं सोऊंगा। अगर कुछ हो तो मुझे बता देना। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया। लिन हुआंग नीचे गया और रसोई साफ की। वह सोफे पर बैठ गया और हंटर असेसमेंट के बारे में जानकारी खोजने लगा। वह सिल्वर लेवल पर अपग्रेड होने से पहले हंटर असेसमेंट से गुजरना चाहता था ताकि वह असली शिकारी बनने का लाइसेंस प्राप्त कर सके। हंटर एसोसिएशन में खुद को आखिरी बार पंजीकृत किए हुए 4 महीने से ज्यादा हो चुके थे। वास्तव में एक साधारण व्यक्ति के लिए 4 महीने के भीतर कांस्य स्तर हासिल करना काफी तेज था। हालांकि पर्याप्त जीवन क्रिस्टल के साथ वह जिस गति से आगे बढ़ा, वह अभी भी काफी सामान्य थी। अगर वह सिल्वर लेवल पर अपग्रेड होने के बाद मूल्यांकन में शामिल होता, तो लिन हुआंग की लेवलिंग स्पीड का पता कॉम्बैट टेस्ट के दौरान चलता। यही वजह है कि उसे सिल्वर लेवल पर अपग्रेड होने से पहले अपना लाइसेंस लेना पड़ा। नियमित शिकारियों के लिए मूल्यांकन वर्ष में 2 बार जून और दिसंबर में आयोजित किया जाता था। पहले ये परीक्षा साल में एक बार जून में ही आयोजित की जाती थी, लेकिन पिछले 100 सालों में इस परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाले उम्मीदवारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, इसलिए परीक्षा की संख्या बढ़ाकर साल में 2 बार कर दी गई। कोई भी व्यक्ति नेटवर्क के माध्यम से सीधे मूल्यांकन के लिए पंजीकरण कर सकता था। हालांकि उन्हें बी ग्रेड के बड़े आकार के फुटहोल्ड पर मूल्यांकन में भाग लेना पड़ता था। अब नवंबर की शुरुआत थी। लिन हुआंग ने छुट्टी लेने की योजना बनाई क्योंकि मूल्यांकन में 1 महीना बाकी था। वह जून में इस दुनिया में आया था और पिछले 5 महीनों में बहुत व्यस्त रहा था। उसने कई बार ऐसे राक्षसों का सामना किया था जहां दूसरे लोग शायद भाग्यशाली होते कि उन्हें जीवन में सिर्फ एक बार ही उनसे मिलना होता। वह काफी दिलचस्प जिंदगी जी रहा था। इस तथ्य के बावजूद कि नियमित शिकारी मूल्यांकन की सामग्री हर साल बदलती रहती है, अपनी कांस्य स्तर की रैंक 3 लड़ाकू क्षमता के साथ लिन हुआंग को भरोसा था कि इंपीरियल सेंसर के रूप में अपनी पहचान का खुलासा किए बिना मूल्यांकन पास करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसलिए उसे मूल्यांकन में बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी।
कुछ सोचने के बाद अब वह केवल यही कर सकता था कि अपने जीवन कौशल का उपयोग करके अपनी जीवन शक्ति को स्थिर करे। नियमित शिकारी मूल्यांकन पूरा करने के बाद उसे तुरंत रजत स्तर पर अपग्रेड कर दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले उन्हें एक काम करना था। अपनी बाईं तर्जनी उंगली पर सम्राट की हृदय की अंगूठी को देखते हुए वह एक पल के लिए झिझका। फिर उसने यांग लिंग को बुलाने का फैसला किया। यांग लिंग वह दुबला पतला आदमी था जिसने लिन हुआंग के लिए डेक्सी शहर में नकली सम्राट की हॉट रिंग बनाई थी। जिस क्षण उसने फुटबॉल देखा, लिन हुआंग को पता चल गया कि वह भी एक यात्री है। ये लगभग 10 सेकंड तक बजता रहा और संचार उपकरण कनेक्ट हो गया। क्या हुआ? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? संचार उपकरण से यांग लिंग की आवाज सुनाई दी। आपको कैसे पता चला कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सम्राट की हृदय की अंगूठी में कुछ गड़बड़ है? आपको कैसे पता चला कि मैंने आपको मदद मांगने के लिए बुलाया था? लिन हुआंग ने गंभीरता से पूछा। मुझे अपने कौशल पर पूरा भरोसा है, यांग लिंग ने एक पल के लिए रुक कर कहा। जो भी आप कहना चाहते हैं, मुझे बताएं। यदि नहीं, तो मुझे कुछ और करना है। एम्मा, लिन हुआंग उसके करीब जाना चाहता था क्योंकि वे दोनों पृथ्वी से आए यात्री थे। वह उसकी यात्राओं के बारे में और जानना चाहता था। हालांकि ये स्पष्ट था कि उसके पास निपटने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण था, इसलिए लिन हुआंग को तुरंत उसे कॉल का उद्देश्य बताना पड़ा। मैं वास्तव में पूछना चाहता था, क्या आप सम्राट की हृदय अंगूठी की नकल कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, मेरी सम्राट की हृदय अंगूठी का उपयोग कुछ जटिल कारणों से नहीं किया जा सकता है और मुझे समान व्यक्तिगत जानकारी के साथ एक नई नकल करने की आवश्यकता है। लेकिन लिन हुआंग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही यांग लिंग ने बीच में टोकते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया। आप एक समानांतर स्पेस रिंग की तलाश कर रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं यही चाहता हूं? मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। लिन हुआंग को यकीन नहीं था कि वह समझ पाया है कि उसका क्या मतलब था। ठीक है, बात करना बंद करो। मुझे नहीं पता कि तुम कौन सा संगठन छोड़ने जा रहे हो और मुझे वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम एक नए सम्राट के दिल की अंगूठी की तलाश कर रहे हो जिसमें संगठन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिवाय तुम्हारी अपनी पहचान के, यांग लिंग ने निष्कर्ष निकाला। उसने जो कहा वह बिल्कुल वही था जो लिन हुआंग पूछ रहा था। हाँ, यही है। लिन हुआंग ने अपना सिर हिलाया। मैं यह आपके लिए कर सकता हूँ। हालांकि इस अंगूठी के लिए 2 कीमतें उपलब्ध हैं, 100 लाइफ क्रिस्टल और 200 लाइफ क्रिस्टल, यांग लिंग ने कहा। क्या अंतर है? लिन हुआंग ने भौहें सिकोड़कर पूछा। 100 लाइफ क्रिस्टल की कीमत वाली अंगूठी में सिर्फ आपकी निजी जानकारी होती है। हालांकि आप क्रेडिट ब्यूरो, हंटर एसोसिएशन और अन्य संगठनों में पंजीकृत जानकारी खो देंगे। साथ ही आप क्रेडिट ब्यूरो में अपने बचत खाते से अपने क्रेडिट पॉइंट भी नहीं निकाल पाएंगे। पंजीकरण जानकारी के संबंध में कुछ संगठनों में फिर से पंजीकरण करना परेशानी भरा नहीं होगा। हालांकि अगर संगठन आवेदक की जानकारी की पुष्टि और जांच करने में सख्त है, तो वे अपने डेटाबेस को डीबग करेंगे और मूल जानकारी को हटा देंगे। इससे आपकी मूल जानकारी संशोधित हो जाएगी। साथ ही ये जानकारी में बदलाव के बारे में अन्य पंजीकृत संगठनों को सूचित कर सकता है। 200 लाइफ क्रिस्टल की कीमत वाली अंगूठी के लिए मैं सम्राट की हॉट रिंग की पूरी तरह से नकल करूंगा और वह जानकारी हटा दूंगा जो आपको पूरी तरह से नहीं चाहिए। आपकी सभी पंजीकृत जानकारी अभी भी वहां रहेगी और आप अपने बचत खाते से अपने क्रेडिट पॉइंट निकाल सकते हैं। यदि आपके पास बड़ी मात्रा में बचत है, तो मैं आपको यह विकल्प चुनने की सलाह दूंगा, यांग लिंग ने विस्तार से बताया। ठीक है, मैं 200 लाइफ क्रिस्टल वाला ले लूंगा, लिन हुआंग ने जल्दी से फैसला किया। अगर वह पहले वाला चुनना चाहता था, तो उसे नियमित हंटर असेसमेंट में भाग लेने से पहले हंटर एसोसिएशन में फिर से पंजीकरण कराना पड़ता। इससे पर्पल क्रोज को सूचित किया जा सकता है। आपको केवल अपनी व्यक्तिगत जानकारी की एक प्रति बनाने और एन्क्रिप्टेड ईमेल के माध्यम से मुझे जानकारी भेजने की आवश्यकता है, उन्होंने कहा, और यांग लिंग के वाक्य पूरा होने से पहले, उन्होंने कहा, आपको पता होना चाहिए कि मैं केवल लाइफ क्रिस्टल स्वीकार करूंगा। जब आप अपना भुगतान करते हैं तो इसे क्रेडिट पॉइंट में परिवर्तित न करें। मुझे पता है। चिंता मत करो, लिन हुआंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे अभी अपनी जानकारी भेजो और मैं आज रात ये काम कर दूंगा। काम पूरा होते ही मैं इसे तुम्हें भेज दूंगा। चूंकि तुम नियमित ग्राहक हो, इसलिए तुम्हें डाक शुल्क नहीं देना पड़ेगा, यांग लिंग ने कहा। कृपया अपना काम पूरा करने के बाद मेरी व्यक्तिगत जानकारी हटा दें, लिन हुआंग ने ईमेल भेजने से पहले उसे याद दिलाया। चिंता मत करो, मैं वर्षों से ऐसा करता आ रहा हूं और मैंने कभी भी अपने किसी ग्राहक की जानकारी का खुलासा नहीं किया है।
मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जानकारी को बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। मैं इस उम्मीद के साथ गोपनीयता का आश्वासन देता हूं कि मेरे सभी ग्राहक मुझसे और अधिक व्यापार करेंगे, यांग लिंग ने अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए कहा। ठीक है, लिन हुआंग ने कहा और फिर इनक्रिप्टेड ईमेल के माध्यम से उसे अपनी व्यक्तिगत जानकारी की एक प्रति भेज दी। कुछ देर बाद संचार उपकरण से यांग लिंग की आवाज फिर सुनाई दी। आप कौन सी जानकारी हटाना चाहते हैं? बैंगनी कौओं के बारे में जानकारी, उन्होंने यांग लिंग को भेजी गई पूरी जानकारी का जिक्र करते हुए कहा। लिन हुआंग कुछ भी नहीं छिपा सकता था। यांग लिंग एक पल के लिए चुप रहा और बोला, ठीक है, मैं ये तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। हालांकि मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि बैंगनी कौवा एक साधारण संगठन नहीं है। ये बेहतर होगा यदि तुम मूल सम्राट की हृदय की अंगूठी को किसी ऐसे स्थान पर नष्ट कर सको जिससे तुम परिचित न हो। क्या मैं इसे अपने भंडारण स्थान में नहीं रख सकता? लिन हुआंग ने पूछा। यांग लिंग ने बताया, भले ही आपने इसे स्टोरेज स्पेस में रखा हो, फिर भी वे कुछ तरीकों से आपके स्थान को ट्रैक कर सकते हैं। लिन हुआंग ने जब ये सुना तो उसके पसीने छूट गए। उसने अपने सम्राट की हॉट रिंग को हमेशा अपने स्टोरेज स्पेस में रखा था और उसे लगता था कि उसके ठिकाने का पता नहीं लगाया जा सकता। हालांकि अब उसे यकीन हो गया था कि उसके ठिकाने का पता लगाया जा सकता है। वैसे भी, अगर आप कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं तो वे आपको ट्रैक नहीं करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाना चाहता था ताकि आप इसके बारे में जान सकें। ज्यादा चिंतित न हो, यांग लिंग ने कहा क्योंकि उसे पता था कि लिन हुआंग इसके बारे में चिंतित था। मुझे पता है, मैं इसे जल्द ही सुलझा लूंगा, लिन हुआंग ने कहा। यांग लिंग ने जो कहा था उसके बाद वह सम्राट की हॉट रिंग को अपने पास नहीं रखने वाला था। ओह हाँ, क्या डिलीवरी पता वही है जो आपकी जानकारी के साथ दिया गया पता है? यांग लिंग ने पूछा। हाँ, लिन हुआंग ने कहा और अपना सिर हिलाया। मैं इसे आपको उस पते पर भेज दूंगा। क्या आपको जल्दी है? यदि आप 2 से 3 महीने तक प्रतीक्षा कर सकें तो मैं एक सस्ता डाक तरीका चुनूंगा और कुछ पैसे बचा लूंगा, यांग लिंग ने पूछा। मुझे दिसंबर तक इसकी जरूरत है। मैं डाक का खर्चा भी दे सकता हूँ, कोई चिंता नहीं। लिन हुआंग को नहीं पता था कि यांग लिंग कुछ पैसे बचाना चाहता था। उसे तब तक इसकी जरूरत थी। ये ठीक है, मैंने कहा था कि डाक शुल्क शामिल है। चूंकि आप जल्दी में हैं, इसलिए मैं सबसे तेज तरीका अपनाऊंगा। आपको यह 1 सप्ताह के भीतर प्राप्त हो जाएगा, यांग लिंग ने डाक शुल्क का भुगतान करने पर जोर देते हुए कहा। तो फिर धन्यवाद, लिन हुआंग ने जवाब दिया और मुस्कुराया। अंतिम चेतावनी के तौर पर आपको जल्द से जल्द अपने स्थान से चले जाना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप पर्पल क्रोज से कैसे बच निकले, लेकिन आपका पता बता दिया गया है। अगर उन्हें पता चला कि आप अभी भी जीवित हैं, तो आपके परिवार के सदस्य खतरे में पड़ जाएंगे, यांग लिंग ने फोन काटने से पहले चेतावनी दी। यांग लिंग के साथ कॉल को लटकाने के बाद, लिन हुआंग उस रिमाइंडर के बारे में सोच रहा था जिसमें उसे अपने परिवार और अपनी सुरक्षा के लिए जहां वह रहता था, वहां से दूर जाने के लिए कहा गया था। हालांकि उसने अपनी मौत का नाटक किया और पर्पल क्रो से सफलतापूर्वक बच निकला, लेकिन उसने उनके साथ अपनी निजी जानकारी के निशान छोड़ दिए थे। अगर किसी को पता नहीं चलता कि वह अभी भी जीवित है, तो कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि अगर यह पता चल जाता है, तो पर्पल क्रो निश्चित रूप से उसके पीछे पड़ जाएंगे। पर्पल क्रो के कर्मचारी वुलिन टाउन जैसे छोटे क्षेत्रों में बिना किसी प्रतिबंध या सरकारी प्रतिरोध के अपनी इच्छानुसार प्रवेश कर सकते थे। मुझे ग्रेड ए तलहटी में रहने के लिए आवासीय परमिट प्राप्त करना होगा, अन्यथा लिनशिन स्कूल स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं होगा। यदि मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूं, तो ग्रेड बी तलहटी में अस्थायी रूप से रहने के लिए परमिट प्राप्त करना अच्छा होगा। कम से कम ग्रेड बी तलहटी में रहने वाले कुछ पारलौकिक लोग हैं। बैंगनी कौवा के लोग अधिक सतर्क होंगे और बेतरतीब ढंग से हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लिन हुआंग ने सोचा। उसने ये भी सोचा कि जैसे ही उसे अपना नया सम्राट हॉट रिंग मिलेगा, वह यी झेंग से आवासीय अनुमति के बारे में पूछेगा। चूंकि वह एक शाही सदस्य था, इसलिए उसे निश्चित रूप से लिन हुआंग से इस मामले के बारे में अधिक जानकारी होगी। शिनेर, मुझे कुछ काम निपटाना है। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, उसने आवाज लगाई। लिन हुआंग उसके तुरंत बाद घर से निकल गया। क्रेडिट ब्यूरो जाने से पहले उसने अपना चेहरा बदला। ब्यूरो में काफी लंबी कतार थी और उसे अपनी बारी आने में काफी समय लगा। काउंटर के पीछे एक महिला खड़ी थी जो 50 साल से थोड़ी ज्यादा उम्र की लग रही थी। उसने लिन हुआंग की तरफ देखा और पूछा, आप किस तरह की सेवा चाहते हैं? कृपया बैंक ट्रांसफर करें, लिन हुआंग ने जवाब दिया। फिर उसने अपने संचार उपकरण पर यांग लिंग का खाता नंबर देखा।
महिला ने भौहें सिकोड़ते हुए उसे बैंक की नीति की याद दिलाते हुए कहा, आजकल नेटवर्क पर बहुत धोखाधड़ी हो रही है। आप युवाओं को अजनबियों को पैसे ट्रांसफर नहीं करने चाहिए, आपको अधिक सतर्क रहना चाहिए। आपके स्मरण के लिए धन्यवाद, मैं इसे समझता हूँ, लिन हुआंग ने सिर हिलाया। महिला ने पूछा, जिस व्यक्ति को आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके साथ आपका क्या रिश्ता है? मुझे लगता है हम दोस्त हैं, लिन हुआंग ने जवाब दिया। आपको उन दोस्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिनके बारे में आप नेटवर्क से जानते हैं। वे धोखेबाज हो सकते हैं, महिला ने उसे फिर याद दिलाया। हम पहले भी मिल चुके हैं, लिन हुआंग ने उसकी लगातार टोका टाकी से काफी परेशान होकर बताया। ठीक है, ये बेहतर है। लेन देन का कारण क्या है? महिला ने आगे कहा। फिर उसने सवाल के बाद एक और सलाह दी और कहा, अगर यह आपके दोस्त को पैसे उधार देने की बात है, तो कोशिश करें कि बहुत ज्यादा पैसे न भेजें, नहीं तो भविष्य में आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ओह, ये पैसे उधार देने का मामला नहीं है, यह एक उचित व्यवसाय है, लिन हुआंग ने महिला की पूछताछ का असहाय रूप से सामना करते हुए कहा। उसने सोचा कि महिला उन मामलों के बारे में बहुत भावुक थी जो उससे संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो इसकी कीमत कितनी है? महिला ने अंततः पूछा। 200 लाइफ क्रिस्टल। कृपया क्रेडिट पॉइंट न भेजें, उसे सिर्फ लाइफ क्रिस्टल चाहिए, लिन हुआंग ने कहा। फिर उसने सभी 200 लाइफ क्रिस्टल निकाले और उन्हें काउंटर पर रख दिया। आम लोगों के लिए लाइफ क्रिस्टल का एक टुकड़ा देखना भी दुर्लभ था। अब जब काउंटर के ऊपर इतने सारे पूरे लाइफ क्रिस्टल पड़े थे, तो हर कोई दंग रह गया। काउंटर के पीछे खड़ी महिला को अपनी हैरानी से बाहर आने में कुछ पल लगे। क्या आप इन सभी जीवन क्रिस्टलों को भेजना चाहेंगे? उसने तुरंत पूछा। हाँ, कुल 200 हैं। कृपया क्रेडिट पॉइंट न भेजें, बस इन सभी लाइफ क्रिस्टल्स को उसके खाते में स्थानांतरित कर दें, लिन हुआंग ने फिर से कहा और उसने महिला के सामने यांगलिंग के खाते का विवरण पेश किया। मुझे एक क्षण दीजिए, मुझे गिनना होगा। महिला ने सिर हिलाया और जीवन क्रिस्टलों की गिनती शुरू कर दी। जल्द ही उसने गिनती पूरी कर ली। 200 मानक लाइफ क्रिस्टल। सिस्टम से पता चलता है कि वे सभी पूरे हैं, महिला ने कहा। फिर महिला ने सिर हिलाया और कहा, बच्चे, क्या तुम सच में अपने दोस्त को इतने सारे लाइफ क्रिस्टल भेजना चाहते हो? हाँ, वह मुझे मेरी मांगी हुई वस्तुएं भेज रहा है, जबकि मैं उसे पैसे भेज रहा हूँ। यह एक व्यापारिक लेन देन है, लिन हुआंग ने कहा और सिर हिला दिया। ठीक है, तो आप लाइफ क्रिस्टल्स भेजना चाहेंगे, न कि लाइफ क्रिस्टल्स के टुकड़े या क्रेडिट पॉइंट्स? महिला ने फिर से पुष्टि की। हाँ, वह केवल जीवन क्रिस्टल स्वीकार करता है, लिन हुआंग ने सिर हिलाया। जरूर, मैं अभी तुम्हारे लिए ये कर दूंगी, उसने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद, महिला ने लिन हुआंग की ओर सिर हिलाया और कहा, लेन देन पूरा हो गया है। जैसे ही महिला ने लिन हुआंग को इसकी सूचना दी, उसे यांग लिंग का संदेश मिला, मुझे पैसे मिल गए हैं, मैं आज रात आपका सामान भेज दूंगा। धन्यवाद आंटी, लिन हुआंग ने कहा और चला गया। जब वह क्रेडिट ब्यूरो से घर आया, तो उसने देखा कि लिन शिन लिन जुवान को गन मास्टर खेलना सिखा रहा था। फिर उसने लिविंग रूम में आर्मी अटैक टैक्टिक्स का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब से वह कांस्य स्तर पर पहुंचा, उसने कभी भी अपनी आर्मी अटैक टैक्टिक्स का प्रशिक्षण नहीं लिया था। हालांकि तलवार कौशल अपनी स्वयं की रोटेशन योजनाओं के अनुसार था। उसके शरीर में जीवन शक्ति अब काफी स्थिर थी। अगर वह 10 दिन से लेकर आधे महीने तक ठीक से प्रशिक्षण लेता, तो वह निश्चित रूप से कौशल में महारत हासिल कर लेता। लिन हुआंग ने रात के खाने के समय अपनी ट्रेनिंग रोक दी और फिर से कुछ टेक अवे ऑर्डर किया। लिन जुवान को बहुत भूख लगी थी और लिन हुआंग ने जो पकाया था, वह लिन जुवान के लिए पर्याप्त नहीं था। जल्द ही खाना डिलीवर कर दिया गया। रात के खाने के बाद, लिन शिन ने लिन हुआंग की रसोई साफ करने में मदद की। यह अच्छी बात नहीं है कि हम हर रोज टेकअवे ऑर्डर करते हैं। मुझे लिन जुवान की बड़ी भूख की समस्या को हल करने का कोई तरीका सोचना चाहिए, लिन हुआंग ने सफाई करते हुए खुद से कहा। लिन शिन, जो उसके बगल में थी, ने उसे अचानक बर्तन धोना बंद करते हुए सुना। उसे कुछ याद आ गया और उसने कहा, भाई, एक बारबेक्यू मशीन थी जो नेटवर्क पर बहुत लोकप्रिय थी। मेरे दोस्त के घर पर एक है। इसमें बहुत सारा खाना रखा जा सकता है और इसका उपयोग करना आसान है। आप एक पूरा सुअर राक्षस भी डाल सकते हैं और बारबेक्यू शुरू होने से पहले मशीन अपने आप उसकी खाल छीलकर उसे टुकड़ों में काट देगी। आपको बस 1 घंटे बाद मसाला डालना है और उसके 10 मिनट बाद ये तैयार हो जाएगा। क्या सचमुच ऐसी कोई बात है? लिन हुआंग की आंखें चमक उठी। हाँ, मैंने इसे उसके घर पर आजमाया था और इसका स्वाद वाकई बहुत अच्छा था, लिन शिन ने सिर हिलाया।
तो फिर चलो एक लेते हैं। लिन हुआंग ने तुरंत निर्णय लिया। 2 दिन बाद आउटडोर वाटरप्रूफ बारबेक्यू मशीन आ गई। ये बड़ी थी, इसलिए लिन हुआंग ने इसे चौथी मंजिल पर बगीचे में रख दिया। उसके स्पेस स्टोरेज रिंग में कई राक्षस शरीर थे, उसे बस एक राक्षस को मशीन में डालना था। लिन जुआन के भोजन का मुद्दा हल हो गया। पूरे हफ्ते लिन हुआंग ने अपना ज्यादातर समय अपनी सेना की आक्रमण रणनीति को प्रशिक्षित करने में बिताया। उसके शरीर में जीवन शक्ति अपेक्षा से पहले ही स्थिर हो गई थी। वह किसी भी समय व्हाइट सिल्वर स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार था, इसलिए उसे रोकने के लिए उसने आखिरकार खुद को एक ब्रेक दिया। 8वें दिन उसे यांग लिंग द्वारा भेजी गई नई सम्राट की हॉट रिंग मिली। उसने इसे तुरंत पहन लिया। फिर उसे पता चला कि उसके सभी व्यक्तिगत विवरण, जिसमें उसके 300 बिलियन क्रेडिट पॉइंट भी शामिल थे, अभी भी क्रेडिट बयूरो के साथ उसके खाते में थे। एकमात्र बदलाव ये था कि पर्पल क्रोज के साथ उसका पंजीकरण अब नहीं था। वह बहुत राहत महसूस कर रहा था। हालांकि उसे जल्द ही पता चला कि जब उसने संपर्क पृष्ठ खोला तो उसके पास कई मिस्ड कॉल और संदेश थे। उनमें से ज्यादातर लिन शिन के थे। उसने उसे 30 से ज्यादा बार कॉल किया था और कई संदेश भेजे थे। फैटी ने उसे 3 बार कॉल किया था, ये येयू की 2 मिस्ड कॉल और यी झेंग की 1। संदेशों के लिए फैटी ने उसे काफी सारे संदेश भेजे थे, 2 येयू के और 1 लिन युक्सिन का था। लिन हुआंग ने फिर एक एक करके संदेश पढ़े। फैटी ने लिन हुआंग को बताया कि उसे बाकी शहर जाना है क्योंकि उसे घर पर कुछ निपटाना है और वह अब लिन हुआंग का इंतजार नहीं कर सकता। ये येयू ने 2 संदेश भेजे, जिनमें से एक में लिखा था, तो अब तुमने अपने पंख फैला लिए हैं और तुम अब मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। जबकि दूसरा संदेश था, 1 महीने से तुम्हारी कोई खबर नहीं आई, क्या तुम मर गए हो। लेकिन लिंग यूएक्सिन का संदेश सरल था और उसमें लिखा था, मैं डिवीजन 7 में वापस आ गया हूं। लिन हुआंग ने सबसे पहले लिंग यूएक्सिन को भेजे संदेश में कहा, ये बहुत बढ़िया है। मैं फॉग कैनियन में रह रहा था और वहां कोई सिग्नल नहीं था। मैं आज ही वापस आया हूं। उसने आगे ये येयू को उत्तर दिया, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। मैं फॉग कैनियन में था, वहां कोई सिग्नल नहीं था। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? उसने फैटी को जवाब दिया, ठीक है, तो जाओ अपना सामान व्यवस्थित करो। मैं आज ही फॉग कैनियन से वापस आया हूं। ये येयू ने तुरंत लिन हुआंग के साथ वीडियो कॉल करने का अनुरोध किया और उन्होंने सोफे पर बैठकर कॉल उठाया। तो तुम सचमुच जीवित हो, मैंने तो सोचा था कि तुम मर चुके हो, ये येयू ने वीडियो में लिन हुआंग को देखते हुए कहा। मेरे जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं मरेगा, लिन हुआंग ने हंसते हुए कहा, कुछ भी। क्या मैं बिना किसी कारण के फोन नहीं कर सकता? ये येयू ने लिन हुआंग को घूर कर देखा। बेशक आप कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी, लिन हुआंग ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि आप फॉग कैनियन गए हैं। वहां पहले कुछ हुआ था, इसलिए मैं ये जानना चाहती थी कि क्या आप वास्तव में जीवित हैं। ये येयू ने लिन हुआंग को फोन करने का असली कारण बताया। फॉग कैनियन में क्या हुआ? लिन हुआंग ने संदेह से पूछा। हाल ही में वहां कई लोग मारे गए और उन्होंने कहा कि यह एक उत्परिवर्तित तलवार दास द्वारा किया गया था। राक्षस को मारने की कोशिश कर रहे व्हाइट सिल्वर स्तर के शिकारियों के एक समूह थे, लेकिन वे सभी मारे गए। बाद में कई गोल्ड स्तर के शिकारी अंदर गए, लेकिन किसी को भी राक्षस नहीं मिला, ये येयू ने समझाया। मुझे इसके बारे में पता नहीं था, न ही मैंने ऐसा कोई राक्षस देखा था, लिन हुआंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, उसने चेहरे पर चिंता भरी नजर से कहा। जब वह फोन रखने ही वाली थी, तो उससे कुछ याद आया। ओह हाँ, फैटी को कुछ हो गया है, वह आदमी जो तुम्हारा बहुत करीबी था। चूंकि तुम आज ही वापस आए हो, मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं चला है। क्या हुआ? लिन हुआंग दंग रह गया। हालांकि फैटी ने कहा कि उसे घर पर कुछ काम था, लेकिन उसने लिन हुआंग को नहीं बताया कि वास्तव में क्या हुआ था। उनके पिता बीमार थे और उनका निधन हो गया। उनके मित्र होने के नाते उन्हें फोन करना। बस, मैं फोन रख रहा हूं, ये येयू ने कहा और तुरंत फोन रख दिया। फैटी के पिता का निधन हो गया। लिन हुआंग ने भौहें सिकोड़ी। वह ग्रेड ए और ग्रेड बी में निवास परमिट के बारे में भूल गया था, जो वह पूछना चाहता था। झिझकने के बाद लिन हुआंग ने फैटी को फोन किया। फैटी ने थोड़ी देर बाद ही फोन उठाया और वह वीडियो में थका हुआ दिख रहा था। क्या तुम ठीक हो, फैटी? मैंने ये येयू से जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना, लिन हुआंग ने तुरंत पूछा। मैं ठीक हूं, फैटी ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। अब आप कहाँ हैं? बाकी शहर में? नहीं, मैं अपने गृहनगर में हूं। हमने कुछ दिन पहले ही अपने पिता के शव को दफनाया है। फैटी ने अपना सिर हिलाया।
मुझे याद आया कि जब हमने चाचा को आखिरी बार देखा था तो वे अच्छे दिख रहे थे, उन्होंने ऐसा कैसे? लिन हुआंग को यह अजीब लगा। फैटी ने धीरे से कहा, वह थक गया था। उसे नहीं पता था कि कब आराम करना है और उसने काम करके अपने शरीर का दुरुपयोग किया। उसकी जीवन ज्योति सामान्य लोगों की तुलना में 10 गुना तेजी से नष्ट हुई, लेकिन उसने हमें इसके बारे में नहीं बताया। जब हमें पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। बोलते समय उसकी आंखों में आंसू थे। इन दिनों मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आकर अपना सम्मान प्रकट करूंगा, लिन हुआंग ने सुझाव दिया। कोई बात नहीं, रेगुलर हंटर मूल्यांकन जल्द ही दिसंबर में शुरू हो रहा है। चूंकि आप इतने लंबे समय तक फॉग कैनियन में रहे हैं, तो अब तक आप कांस्य स्तर तक पहुंच गए होंगे। आपको खुद को तैयार करना चाहिए। बुरा है कि मैं अब और शामिल नहीं हो सकता। आपको शुभकामनाएं। पहले मूल्यांकन के दौरान पास होने की कोशिश करें, फैटी ने कहा, क्योंकि उसे पता था कि लिन हुआंग मूल्यांकन में शामिल हो रहा था। ठीक है, ज्यादा मत सोचो, आराम करो, लिन हुआंग ने कहा। वह वास्तव में फैटी को आराम देने का तरीका नहीं जानता था, लेकिन दर्द को कम करने के लिए वह जो जानता था, उसने कोशिश की। फोन रखने के बाद लिन हुआंग ने एक आह भरी। फैटी एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा सिर्फ अपने जुनून के कारण भोजन के लिए बलिदान कर दिया। हालांकि यह सही नहीं था कि उसने अपने शरीर का दुरुपयोग किया, लेकिन भोजन के प्रति उसका जुनून सराहनीय था। उम्मीद है कि फैटी जल्द ही अपने पैरों पर वापस खड़ा हो जाएगा। अगर उसे अपने पिता से भोजन के प्रति जुनून और दृढ़ता विरासत में मिली है, तो वह निश्चित रूप से भविष्य में एक उत्कृष्ट फूड हंटर होगा। नए सम्राट की हॉट रिंग प्राप्त करने के बाद लिन हुआंग ने सबसे पहले खुद को पंजीकृत किया ताकि वह नियमित शिकारी मूल्यांकन में भाग ले सके। समय तेजी से बीत गया और उसे पता भी नहीं चला कि एक सप्ताह बीत गया और लिन हुआंग ने अपना अधिकांश समय आराम करने में बिताया। इसके अलावा उसने अपने कौशल को तेज रखने के लिए हर दिन कुछ घंटों के लिए सेना के हमले की रणनीति का भी अभ्यास किया। प्रशिक्षण उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि उसके शरीर को आलसी होने से बचाने के लिए था, इसलिए उसने अपनी गति बनाए रखने के लिए हर दिन अभ्यास किया। मूल्यांकन शुरू होने में अभी आधा महीना बाकी था और प्रस्थान का समय भी आ गया था। लिन हुआंग ने उस रात डिनर पर लिन शिन और लिन जुवान से बात की। उन्होंने बताया, मैं नियमित शिकारी मूल्यांकन में शामिल होने के लिए 2 दिनों में फुटहोल्ड नंबर 7B24 पर जाऊंगा। मूल्यांकन में ही लगभग 1 महीने का समय लगेगा और आने जाने में 20 दिन से अधिक का समय लगेगा। इसलिए ऐसा लगता है कि मैं लगभग 2 महीने के लिए दूर रहूंगा। भाई, क्या तुम साल खत्म होने से पहले वापस आ पाओगे? लिन शिन ने पूछा। वह वाकई परेशान लग रही थी। यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हंटर एसोसिएशन भी इस बात को ध्यान में रखेगा। जैसे ही मूल्यांकन समाप्त होगा, मेरे पास घर वापस जाने के लिए पर्याप्त समय होगा, लिन हुआंग ने सिर हिलाया। लिन जुवान, अपनी बहन की बात सुनो, जब तुम्हें भूख लगे तो उसे बताओ। अकेले घर से बाहर मत निकलो। अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना है, तो अपनी बहन के पीछे जाओ, लिन हुआंग ने लिन जुवान से कहा। लिन जुवान ने सिर हिलाया। शिनेर, मेरे पास कई राक्षसों के शव हैं, मैं उन्हें तुम्हारे भंडारण स्थान पर स्थानांतरित कर दूंगा। लिन जुवान की तरह केवल मांस मत खाओ, कुछ सब्जियां और फल भी ले आओ। मैं तुम्हें कुछ क्रेडिट पॉइंट स्थानांतरित कर दूंगा। लिन हुआंग ने फिर राक्षस के शव और क्रेडिट पॉइंट लिन शिन को स्थानांतरित कर दिए जैसा उसने कहा। पैसे खर्च करने की चिंता मत करो, जो भी चीजें खरीदने की जरूरत है, खरीद लो, उन्होंने आगे कहा। लिन शिन ने एक शब्द भी नहीं कहा और उसने केवल सिर हिलाया। वह जानती थी कि नियमित शिकारी मूल्यांकन साल में केवल 2 बार होता है। अगर लिन हुआंग इस दौर से चूक गया, तो उसे अगले साल जून तक इंतजार करना होगा। अगले दिन लिन हुआंग दोपहर के भोजन के बाद बाकी शहर गया और लिन शिन और लिन जुवान को अलविदा कहा। उसने बाकी शहर के केंद्रीय चौक पर एक होटल में चेक इन किया। वह वहां राक्षसी क्रिस्टल स्पेसशिप का इंतजार करने के लिए रुका, जो अगली सुबह रवाना होने वाली थी। बाकी शहर में एक रात आराम करने के बाद, लिन हुआंग अगली सुबह अंतरिक्ष यान को तलहटी नंबर 7B24 पर ले गया। तलहटी तक की यात्रा में 11 दिन लगेंगे और शुक्र है कि यह एक सहज यात्रा थी। हालांकि अंतरिक्ष यान पर कई यात्री थे। उनमें से ज्यादातर शिकारी लग रहे थे, शायद वे भी मूल्यांकन में भाग ले रहे थे। 11वें दिन दोपहर को अंतरिक्ष यान बाकी शहर के उत्तर में तलहटी नंबर 7B24 पर पहुंच गया। तलहटी नंबर 7B24 को बेक्सुआन शहर भी कहा जाता था। डिवीजन 7 में 180 से ज्यादा बी ग्रेड तलहटी थी, और तलहटी नंबर 7B24 सबसे पहले स्थापित होने वाले तलहटी में से एक थी।
ये बहुत बड़ा था, जिसका क्षेत्रफल 11,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा था। शहर में आने जाने वाले लोगों की 5 मिलियन की मजबूत आबादी के साथ स्थायी निवासियों की संख्या 16 मिलियन थी। इसे अन्य बी ग्रेड तलहटी की तुलना में एक भीड़भाड़ वाला तलहटी माना जाता था। अंतरिक्ष यान से उतरने के बाद लिन हुआंग हंटर एसोसिएशन के पास स्थित एक होटल में पहुंचे। उन्होंने प्रस्थान से पहले होटल का कमरा बुक कर लिया था। फिर उन्होंने रिसेप्शन पर खुद को पंजीकृत कराया। मूल्यांकन से 3 दिन पहले लिन हुआंग ने अगले कुछ दिनों के लिए खुद को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की योजना बनाई। होटल के कमरे में थोड़ा आराम करने के बाद उन्होंने घातक रणनीति का अभ्यास करना शुरू कर दिया। यह एक दुर्लभ नजदीकी युद्ध कौशल था, जिसमें उसके शरीर की अधिकांश मांसपेशियों और हड्डियों का उपयोग किया जाता था। हर प्रहार के साथ लिन हुआंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह अपने शरीर से परिचित हो रहा था। अब जबकि उसकी सेना की आक्रमण रणनीति स्तर -8 थी, उसे घातक रणनीति के साथ मिलाने से उसकी ताकत बढ़ जाएगी। वह लगभग 20 दिनों से कौशल का अभ्यास कर रहा था। यह स्पष्ट नहीं था कि यह सेना की आक्रमण रणनीति का प्रभाव था या कुछ और। हालांकि वह हर दिन केवल कुछ घंटों के लिए अभ्यास कर रहा था, लेकिन जिस दर से उसने कौशल कार्ड के टुकड़े जमा किए, वह कम नहीं हुआ। अगले दिन लिन हुआंग ने दोपहर तक 600 घातक रणनीति कौशल कार्ड के टुकड़े जमा कर लिए थे। जियो हेई की ओर से एक सूचना सामने आई। 600 घातक रणनीति कौशल कार्ड टुकड़ों का पता चला है, क्या आप उन्हें एक दुर्लभ कौशल कार्ड घातक रणनीति में संयोजित करना चाहेंगे? हाँ, लिन हुआंग ने जवाब दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मूल्यांकन शुरू होने से पहले ही वह पूरा कौशल कार्ड प्राप्त कर सकेगा। घातक रणनीति कौशल कार्ड के टुकड़े X600 का उपभोग। बधाई हो, आपने एक दुर्लभ कौशल कार्ड घातक रणनीति प्राप्त की है। लिन हुआंग ने तुरंत नए कौशल कार्ड को देखा। कौशल कार्ड। कौशल का नाम, घातक रणनीति। दुर्लभता, दुर्लभ महाकाव्य। कौशल का प्रकार, निकट युद्ध कौशल। कौशल स्तर, अज्ञात। स्थिति, उपलब्ध। टिप्पणी, सेना की आक्रमण रणनीति से शक्ति में उन्नयन स्तर 6 से अधिक होने के कारण ये कौशल महाकाव्य युद्ध कौशल के साथ तुलनीय है। कार्ड टिप्पणी, बुरा नहीं है। जब उसने टिप्पणियां देखी तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सीमित प्रशिक्षण से उसे एक ऐसा क्लोज कॉम्बैट स्किल कार्ड मिलेगा जो एपिक कार्ड के बराबर होगा। शुरू में उसने बिना किसी उम्मीद के क्लोज कॉम्बैट स्किल्स का अभ्यास किया क्योंकि वह तलवार कौशल में उत्कृष्ट था। उसने स्किल कार्ड के टुकड़े जमा करने के लिए प्रशिक्षण नहीं लिया, बल्कि मूल्यांकन के लिए खुद को अनुकूलित करने और तैयार करने के लिए प्रशिक्षण लिया। यही कारण था कि उसने केवल कुछ घंटों के लिए प्रशिक्षण लिया और शेष दिन आराम किया। ये बहुत आश्चर्य की बात थी कि मूल्यांकन शुरू होने से पहले ही वह एक नया कौशल कार्ड प्राप्त करने में कामयाब रहा। जब तक सेना हमला रणनीति स्तर 6 या उससे अधिक थी, तब तक कोई व्यक्ति ऐसी ताकत प्राप्त कर सकता था जो महाकाव्य स्तर के युद्ध कौशल के बराबर थी। अब जबकि उसकी सेना हमला रणनीति पहले से ही स्तर 8 पर थी, उसकी युद्ध शक्ति बहुत अधिक शक्तिशाली होगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अचानक से एक महाकाव्य युद्ध कौशल प्राप्त कर लिया हो। ये बहुत बढ़िया है। अगर भविष्य में मुझे किसी छोटे राक्षस का सामना करना पड़ा तो मैं अपने नंगे हाथों से ही लड़ सकता हूँ। मुझे हर समय अपनी तलवार निकालने की कोई जरूरत नहीं है, लिन हुआंग ने खुद पर हंसते हुए कहा। बेक्सुआन शहर में तीसरे दिन लिन हुआंग सुबह 7 बजे से पहले उठ गया। नाश्ते के बाद वह सीधे हंटर एसोसिएशन की ओर चल पड़ा। आधिकारिक खुलने का समय सुबह 8 बजे था, लेकिन लिन हुआंग के पहुंचने पर सुबह 7:15 भी नहीं हुए थे। फिर भी प्रवेश द्वार पर पहले से ही बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे। भीड़ में कई धोखेबाज थे और वे मूल्यांकन पुस्तिकाएं बेच रहे थे। इन बदमाशों के झांसे में आने वाले बहुत से लोग थे। एक धोखेबाज लिन हुआंग के पास आया और उसके सामने रखे प्रोजेक्ट पेज की ओर इशारा करते हुए कहा, युवक, हमारे पास नवीनतम मूल्यांकन पुस्तिका है, इसमें मूल्यांकन की नवीनतम सामग्री है। क्या आप इसे लेना चाहेंगे? कोई बात नहीं, लिन हुआंग ने अपना सिर हिलाया। उसने पहले भी ऐसी पुस्तिकाओं के बारे में सुना था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उन्हें देखा था। हालांकि वह जानता था कि पुस्तिका में पिछले आकलनों की जानकारी थी जिसे घोटालेबाजों ने एक साथ रखा था। ये वर्तमान आकलन से बिल्कुल भी संबंधित नहीं था। रेगुलर हंटर असेसमेंट में हर साल अलग अलग विषय वस्तु होती थी, और असेसमेंट शुरू होने से पहले असेसमेंट की विषय वस्तु का लीक होना असंभव था। घोटालेबाज उन प्रतिभागियों को ठगने के लिए थे जो नियमों को नहीं जानते थे। लिन हुआंग को खुद पर इतना भरोसा था। ये देखकर घोटालेबाज को पता चल गया कि लिन हुआंग ने इससे पहले भी असेसमेंट नियम देखे हैं, इसलिए उसने उसे परेशान करना बंद कर दिया।
फिर घोटालेबाज चला गया और दूसरे प्रतिभागियों की तलाश करने लगा। कई लोग ठगे गए और लिन हुआंग ये सब देखकर अवाक रह गया। हालांकि जिन लोगों ने पुस्तिका खरीदी, उन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं था और उन्हें यकीन नहीं था कि वे मूल्यांकन में पास हो जाएंगे या नहीं। उनमें से कुछ तो बस अपनी किस्मत आजमा रहे थे, इसलिए उन्होंने पुस्तिकाएं खरीद ली, ये जानते हुए भी कि इससे उन्हें मूल्यांकन में कोई मदद नहीं मिलेगी। प्रवेश द्वार पर अधिक से अधिक लोग थे और अधिक से अधिक लोग ठगे जा रहे थे। लिन हुआन को पता नहीं था कि पुस्तिका कितने में बेची गई थी, लेकिन उन्हें खरीदने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए वह बता सकता था कि ठगों ने काफी बड़ी मात्रा में क्रेडिट पॉइंट बनाए थे। सुबह 8 बजे हंटर एसोसिएशन के प्रवेश द्वार पर कम से कम 10,000 लोग थे। अचानक दरवाजा खुला और एक सांवला अधेड़ आदमी बाहर आया। जब वह बाहर गया तो सभी चुप थे। मेरा नाम जू जिनपिंग है, मैं प्रारंभिक मूल्यांकन का मुख्य परीक्षक हूँ, सांवले रंग के व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ कि प्रारंभिक मूल्यांकन समाप्त हो गया है। लिन हुआंग सहित सभी लोग उसकी कही बात से अचंभित थे। क्या मुख्य परीक्षक की जुबान फिसल गई? शायद उसका मतलब समाप्त की जगह शुरू था। कुछ लोग घबराहट में बुदबुदाए। लगभग सभी उपस्थित लोगों के मन में यही विचार आया, अब मैं उन प्रतिभागियों की घोषणा करूंगा जिन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षक जू जिनपिंग ने एक एक करके नाम पढ़ना शुरू किया। वांग शियाओपिंग, जोहे, ये हॉक्सुआन। ये हास्यास्पद है। पहले कुछ नाम पुकारे जाने के बाद उनमें से कुछ ने आवाज लगाई। जू जिनपिंग ने ऊपर देखा और अपनी सूची पढ़ना शुरू किया। मैं यह नहीं मानूंगा। अगर आप मुझे अयोग्य ठहरा रहे हैं तो आपको कोई ऐसा कारण बताना होगा जो तर्कसंगत हो। पीछे से एक आदमी चिल्लाया। बुकलेट बेचने वाले एक धोखेबाज ने अचानक उस सांवले आदमी के बगल में आकर ऊंची आवाज में कहा, आज से जो नाम जोर से पढ़े गए हैं उन्हें हंटर एसोसिएशन से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और आप अगले 3 सालों तक किसी भी एसोसिएशन में शामिल नहीं हो पाएंगे। फिर उस आदमी ने बाकी 2 धोखेबाजों को हाथ हिलाकर इशारा किया और चला गया। पहले तो कई लोग भ्रमित हुए, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। वे हंटर एसोसिएशन के कर्मचारी हैं जिन्होंने घोटालेबाज होने का नाटक किया। इसका मतलब ये होगा कि प्रारंभिक मूल्यांकन का उद्देश्य पुस्तिकाएं खरीदने वाले प्रतिभागियों को अयोग्य घोषित करना था। लिन हुआंग ने निष्कर्ष निकाला क्योंकि उसे अंततः समझ में आ गया था कि क्या हुआ था। लगभग आधे घंटे बाद मुख्य परीक्षक जू जिनपिंग ने आखिरकार अयोग्यता सूची पढ़ना समाप्त कर दिया। 1100 से अधिक लोग अयोग्य घोषित किए गए थे। जू जिनपिंग ने ऊपर देखा और चारों ओर देखा। फिर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग जानते हैं कि इन लोगों को अयोग्य क्यों घोषित किया गया। मूल्यांकन पुस्तिकाएं बेचने वाले घोटालेबाज हमारे कर्मचारी हैं। जो अयोग्य घोषित किए गए थे वे लोग थे जिन्होंने पुस्तिकाएं खरीदी थी। सबसे पहले हम पाते हैं कि मूल्यांकन में आने से पहले मूल्यांकन नियमों को न पढ़ना कार्यक्रम के प्रति गंभीर लापरवाही है। ऐसे लोगों में जिम्मेदारी की कमी होती है और वे परिणामों की परवाह नहीं करते हैं क्योंकि वे सबसे बुनियादी परिश्रम करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। हम हंटर एसोसिएशन में इसके बिल्कुल विपरीत हैं। चाहे परिणाम कुछ भी हो, हम अपने काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा, उन्हें पता था कि पुस्तिका में दी गई जानकारी फर्जी है, फिर भी उन्होंने इसे खरीद लिया। ये वैसा ही है जैसे उन्हें पता हो कि कोई खबर फर्जी है, फिर भी वे अपनी किस्मत आजमाते हैं और खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि यह सच है। ऐसे लोगों में इच्छाशक्ति की कमी होती है और वे आसानी से बहकावे में आ जाते हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ये 2 कारण प्रारंभिक मूल्यांकन की नींव हैं। अगर कोई इससे असहमत है तो आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उस व्यक्ति ने सहजता से सिर हिलाते हुए कहा। जू जिनपिंग ने जो कहा उससे सभी अवाक रह गए। जिन लोगों के नाम सूची में थे, उनके अलावा जो सुबह 8 बजे के बाद पहुंचे। बधाई हो, आपको भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको इसका कारण बताने की जरूरत है। बाकी लोग मूल्यांकन के पहले दौर में पहुंच गए हैं। अब आप मेरे पीछे वाले दरवाजे से होकर हंटर एसोसिएशन में जा सकते हैं और अगले दौर के लिए हमसे जुड़ सकते हैं।